तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मार्केटिंग को लेकर। ठीक है, कहता है कि जो अभी जो मॉडर्न अपना एज चल रहा है ना, मॉडर्न वाला जो अपना अभी जो आधुनिक युग है, ये मार्केटिंग का है। तो मार्केटिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस की इसको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं। मतलब जहां पर प्रोडक्शन होता है वहां से हम प्रोडक्ट को कहां पे लेके जाते हैं, जहां पर प्रोडक्शन को यूज करना है, जहां पर उसको कंज्यूम करना है। मतलब प्रोडक्शन की फैक्ट्री से लेकर ऐसा लगा लो कि कस्टमर तक पहुंचाना है। तो कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की जो सफलता है ना, वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं मार्केटिंग की कार्यकुशलता के लिए करना जरूरी नहीं है, बल्कि ये भी देखना बहुत जरूरी है कि बाजार में वस्तुएं कितनी सफलतापूर्वक सेल हो रही हैं। ठीक है, तो मतलब अपना अपने को ये जानना जरूरी नहीं है कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है, प्रोडक्शन के साथ साथ ये जानना भी बहुत जरूरी है कि हम उसको कितना सेल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, हमको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये सारी बातें हम कहीं ना कहीं हम मार्केटिंग के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के लिए हमको क्या करना है, मार्केटिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल आपको पता है कि आप मार्केटिंग नहीं करते हो तो आपके बारे में किसी को पता नहीं चलता। आजकल तो किसी के प्यार में भी पड़ना हो ना, तो मुझे लगता है तब भी हमको खुद के बारे में कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करना पड़ता है ना। सामने वाले की मार्केटिंग के बारे में हमको पता होता है ना, हमको आजकल लगता है प्रेम भी तभी होता है। तो मार्केटिंग मेरे लगता है कि लाइफ के हर हिस्से में घुस चुका है। सही कह रहा हूँ ना। तो मार्केटिंग कहीं ना कहीं लाइफ के हर हिस्से में घुस चुका है। खुद को जब आप बार बार एक्सप्लेन कर रहे हो तो मतलब मुझे लगता है कि वो हम खुद की मार्केटिंग कर रहे हैं, या सामने वाले की मार्केटिंग के बारे में पता है तो हम सामने वाले के बारे में अट्रैक्ट होते हैं। तो मार्केटिंग लगभग लगभग मुझे लगता है कि लाइफ के हर एंगल में कहीं ना कहीं घुस चुका है। तो फैक्ट्री के बारे में, कंपनीज के बारे में तो बहुत जरूरी हो गया। तो किसी भी कंपनी को, किसी फर्म को अगर पहुंचना है तो मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी। तो किसी भी जो प्रोडक्ट की बाजार में सेल हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम उसकी मार्केटिंग नहीं करते। तो मार्केटिंग के अंदर क्या है, हम कस्टमर की इच्छाओं को संतुष्ट करने और उनकी उनको हाई लेवल का एक लाइफ देने के लिए काफी सारी एक्टिविटीज करते हैं। मतलब मार्केटिंग के अंदर कहीं ना कहीं हम सामने वाले की इच्छाओं को भी पूरा कर रहे हैं और उनको एक अच्छा जीवन जीने का लेवल भी देने वाले हैं। तो इसलिए मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मार्केटिंग के अंदर हम देख लेते हैं क्या है। कहते हैं मार्केटिंग का मतलब उन सभी एक्टिविटीज के टोटल से है जो वस्तुओं को कस्टमर से कस्टमर तक, वस्तुओं को प्रोड्यूसर से लेकर क्या उत्पादक, प्रोड्यूसर से लेकर कस्टमर तक प्रवाहित करती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा दिया, कस्टमर तक पहुंचाने के बाद भी हमारी मार्केटिंग की एक्टिविटी चलती रहती हैं। ठीक है, तो यहां पर हमको मार्केटिंग के दो टॉपिक स्टडी करने को मिलेंगे। एक तो है हमारी मार्केटिंग का जो ट्रेडिशनल मीनिंग, पुराने वाला मीनिंग, और मार्केटिंग का एक हमारा मॉडर्न मीनिंग। तो जो हमारा पुराना मीनिंग है ना, पुराना मीनिंग के अनुसार हमको मार्केटिंग के अंदर हम सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज को लेके चलते हैं जिसके अंदर हम प्रोडक्ट को क्या करेंगे, गुड्स को प्रोड्यूसर से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने के लिए करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, परचेज करना, गुड्स को इकट्ठा करना, क्लासिफिकेशन करना और उनका एडवर्टाइजमेंट करना, ट्रांसपोर्ट करना, सिर्फ ये वाली एक्टिविटी। और उनका जो हम गुड्स का जो प्राइस फिक्स करते हैं, इन्हीं हम चीजों को लेके चलते हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, मार्केटिंग के अंदर हम दो बातें स्टडी कर रहे हैं, एक पुरानी सोच, एक नई सोच। जो पुरानी सोच है, पुरानी सोच के अकॉर्डिंग हम मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट्स को परचेज करना, कच्चा माल खरीदना, उनको कहीं पर इकट्ठा करना, क्लासिफिकेशन करना, फिर हम प्रोडक्ट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फिर कहीं ना कहीं उसको क्या करते हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और प्राइस फिक्स करते हैं। ये सारी एक्टिविटीज को लेके चलते हैं। अब करते हैं मार्केटिंग का हमारा जो मॉडर्न मीनिंग है, जो आधुनिक मीनिंग है। इसके अनुसार मार्केटिंग को हम विस्तृत रूप में लेते हैं। इसमें हम कार्य वस्तुओं का उत्पादन करने से पहले ही आरंभ हो जाता है। जो मार्केटिंग का जो काम है ना, वो प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट हो जाता है और हमारी जब सेल हो जाती है ना, सेल के बाद तक भी चलता रहता है। मतलब वस्तु का उत्पादन शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, जब हम किसी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, गुड्स को हम जब बना रहे होते हैं, तो गुड्स को बनाने से पहले ही हमारा मार्केटिंग का काम शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर हमको मार्केट में गुड सेल करनी है, माल सेल करना है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन से भी पहले क्या करेंगे, हम ये पता करेंगे मार्केट में कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है। तो हम क्या करते हैं, डेफिनेटली पूरी मार्केट को एनालिसिस करना स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं कि कस्टमर को कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है, कितनी क्वांटिटी में और कब जरूरत है। और लास्ट में हम क्या करते हैं, जब हमारा प्रोडक्ट सेल हो जाता है तो अब हम ये भी देखते हैं कि कस्टमर हमारा उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है या नहीं, और अगर सेटिस्फाई नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हमारी जो मार्केटिंग की जो पहली सोच है, उसके अकॉर्डिंग क्या, परचेज करना, माल को इकट्ठा करना, क्लासीफाई करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, एडवर्टाइजमेंट करना
और उसको सामने वाले तक पहुंचा देना। जब मार्केटिंग की जो दूसरी सोच है, मॉडर्न सोच क्या कह रही है? मॉडर्न सोच कहती है मार्केटिंग का काम प्रोडक्ट को बनाने से भी पहले शुरू हो जाता है और प्रोडक्ट जब सेल हो जाता है उसके बाद तक भी चलता रहता है। अब प्रोडक्ट को बनाने से पहले क्या हम मार्केट में जाकर ये देखते हैं कि कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की क्या इच्छा है, कब चाहता है, कितनी मात्रा में चाहता है, सारी कहानियां पहले शुरू हो जाती है। और जब प्रोडक्ट सेल हो गया, प्रोडक्ट सेल होने के बाद तो हमको फालतू की बात नहीं सोचनी चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट तो सेल हो गया। पर मार्केटिंग कहती है कि जब प्रोडक्ट सेल हो गया ना, तो आप ये देखो कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद आया कि नहीं आया। नहीं पसंद आया तो क्यों नहीं आया, कस्टमर अगर सेटिस्फाई नहीं है तो क्यों नहीं है। तो मार्केटिंग के अंदर हमको दोनों जो मॉडर्न अप्रोच है उसको तरफ भी देखना है और ट्रेडिशनल अप्रोच को भी देखना है। तो इसी प्रकार कहता है कि जो मार्केटिंग का काम है ना, ये लगातार चलता रहता है। और जब हमको पता चल जाता है कि कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट में सुधार करके उस कस्टमर की आवश्यकता के अनुसार उस प्रोडक्ट को बनाने का एफर्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली जो हमारी मार्केटिंग की जो मॉडर्न अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मार्केटिंग का काम है वो प्रोडक्शन से पहले ही शुरू हो जाता है और हमारा जब तक सेल हो जाती है, सेल के बावजूद भी हमारा ये काम चलता रहता है। तो डेफिनेटली यहां पर हमारे पास दो अप्रोचेस स्टडी करने को मिल रही हैं। पहली है हमारी नैरो कॉन्सेप्ट या जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो यहां पर देख लेते क्या है। तो इस मान्यता में, इस अप्रोच में हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग में केवल सेल परचेज की एक्टिविटी को लेके चलते हैं। हम मार्केटिंग की जो ट्रेडिशनल या इस बात पर जोर देती है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं उस प्रोडक्शन को, उस प्रोडक्ट को कस्टमर क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। जो मार्केटिंग की जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड डेफिनेशन है या ओल्ड कॉन्सेप्ट है या नैरो कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि हम जो कुछ भी बनाते हैं हम ये मान के चलते थे कि कस्टमर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ये तो हमारी पुरानी सोच। अब नई सोच क्या है? नई सोच के अकॉर्डिंग हम नई सोच को थोड़ा आगे स्टडी करेंगे। नई सोच हमको यहां पे दी हुई है, पर नई सोच भी स्टडी करने से पहले जो हमारी पुरानी सोच है उस पुरानी सोच की हम कुछ खास बातें देख लेते हैं। तो पुरानी सोच के अकॉर्डिंग हम क्या कह रहे हैं कि मार्केटिंग के अंदर हम प्रोडक्शन, परचेज और सेल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज को लेके चलते हैं। फिर मार्केटिंग का मतलब क्या है? गुड्स और सर्विसेज की हम ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं। तीसरी खास बात पुरानी सोच की क्या है? हम मार्केटिंग के अंदर कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते। मतलब जो हमारा नैरो कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का, उसके अकॉर्डिंग हम मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्शन, परचेज और सेल्स रिलेटेड एक्टिविटीज को देखते हैं। दूसरी बात, हम सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का सामने वाले के पास स्वामित्व चला गया, पहले हम ओनर थे, सामने वाला ओनर बन गया। दूसरी बात हम ये भी देखते हैं। तीसरी बात, हम कस्टमर की सेटिस्फेक्शन की ओर कोई ध्यान नहीं देते थे। अब बात करते हैं हमारी सेकंड अप्रोच क्या है। ये है हमारी मॉडर्न अप्रोच या कंज्यूमर ओरिएंटेड अप्रोच। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हम कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखते हैं। सेकंड अप्रोच का मतलब है कि हम कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को हम बिल्कुल केंद्र बिंदु मान के चल रहे हैं। कहते हैं कि अपने को बहुत जरूरी है ये देखना कि कस्टमर हमारा सेटिस्फाई है नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये इस बात की ओर जोर देती है कि हमारा काम सिर्फ प्रोडक्शन करना ही नहीं है, बल्कि हमारा काम यह भी है कि हम कस्टमर की जरूरतों को हम सेटिस्फाई कर पाए। तो इसीलिए इस जो हमारे जो सेकंड कंज्यूमर ओरिएंटेड बातें हैं, कंज्यूमर ओरिएंटेड बातों के अकॉर्डिंग हमारी खास बात क्या है? यह कहता है कि जो मार्केटिंग का जो काम है रियलिटी में प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले शुरू हो जाता है, जब तक हमारी सेल हो जाती है, सेल के बाद भी चलता रहता है। दूसरी बात कहता है कि हमारी सबसे खास बात यह होती है कि हमको कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को सबसे ऊंची जगह देनी होती है। हमारा टारगेट यही है कि हम कस्टमर को सेटिस्फाई करें। तीसरी बात यह कहता है कि हम मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्शन, फाइनेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन और प्राइस फिक्स करना, ये सारी बातें भी हम लेके चलते हैं। तो अल्टीमेटली जो हमारी पास ट्रेडिशनल डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारी मार्केटिंग का जो क्षेत्र है, जो एरिया है, वो बहुत बड़ा है। इसके अंदर हम सेल्स की पॉलिसीज, प्राइस फिक्स करना, एडवर्टाइजमेंट, जो हमारे कस्टमर अभी भी नहीं है
भावी कस्टमर्स के बारे में भी हमको इंफॉर्मेशन लेनी होती है, एनालिसिस करना होता है। इन सारी एक्टिविटीज को भी हम क्या लेके चलते हैं, हमारी जो कंज्यूमर ओरिएंटेड डेफिनेशन है इसके अंदर हम इसको लेके चलते हैं। तो अब तक हमने क्या स्टडी किया, मार्केटिंग का क्या मीनिंग है। मार्केटिंग के अंदर एक हमारी है पुरानी सोच और एक है हमारी नई सोच। पुरानी सोच को इन्होंने क्या बोला, जो जिसके अंदर हम सेल परचेज सिर्फ यही बातें लेके चल रहे थे, नैरो कॉन्सेप्ट। फिर हमने एक मॉडर्न जिसके अंदर हमने कंज्यूमर ओरिएंटेड देखा, कंज्यूमर को हमने सबसे ऊंचे लेवल का दर्जा दिया है। तो हमने यहां पर छोटी छोटी बातें अब तक डिस्कस कर ली हैं मार्केटिंग के अंडर में। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कि हमारे मार्केटिंग के क्या फंक्शन है, क्या स्कोप है, क्या प्रोसेस है, ये सारी बातें। ठीक है, तो इसको हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाने वाले, ज्यादा गहराई में नहीं जाने वाले, इसको हम ऊपर अपर लेवल का देखने वाले हैं क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास मार्केटिंग के दो टाइप के फंक्शन इन्होंने दिए हुए हैं, मार्केटिंग के फंक्शंस कह लो, मार्केटिंग के स्कोप कह लो, मार्केटिंग की प्रोसेस कह लो। तो सबसे पहले है हमारे पास है मैनेजरियल फंक्शन, मैनेजमेंट के लेवल वाले फंक्शंस। तो इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। फिर हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर हम करते हैं ऑर्गेनाइजिंग, फिर करते हैं हम स्टाफिंग, फिर है हमारे पास डायरेक्टिंग, फिर है कोऑर्डिनेशन, फिर है कंट्रोलिंग। आई थिंक इन सारे पॉइंट्स के बारे में आप पहले से जानते हैं क्योंकि आप सब कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, पहले भी काफी सारे टॉपिक्स हम इस तरह के स्टडी कर चुके हैं। तो अगर इन्हीं टॉपिक को अगर हम मार्केटिंग के फंक्शंस कहते हैं तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले हमको अपने उद्देश्य तो देखने होते हैं, टारगेट क्या है। फिर मार्केटिंग को लेकर डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, ये सारे काम तो हमने पहले भी स्टडी किए हैं जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं या मैनेजमेंट के कार्य कह लो, कुछ भी कह लो। फिर अगर मैं बात करूं फंक्शनल फंक्शंस, तो इसके अंदर क्या आएगा, मार्केटिंग के जो फंक्शनल फंक्शंस है उसके अंदर क्या आएगा, हम मार्केटिंग की रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट की प्लानिंग करते हैं, प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करते हैं, बाय करना, प्रोडक्ट को असेंबल करना, फिर स्टोरेज का काम करना या वेयर हाउसिंग का काम करना, फिर ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं ये लोग, सेलिंग का काम करना, प्रोडक्ट को लेकर स्टैंडर्ड फिक्स करना, प्रोडक्ट की ग्रेडिंग करना, ब्रांडिंग का काम करना, पैकेजिंग का काम करना, प्राइसिंग करना, फाइनेंसिंग, एडवर्टाइजिंग, रिस्क बियर करना और आफ्टर सेल सर्विस। तो ये सारे के सारे काम कौन से हो गए, ये हमारे सारे काम हो गए फंक्शनल फंक्शंस। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया है, मार्केटिंग के जो फंक्शंस हैं वो उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। पहले है हमारे पास मैनेजमेंट के लेवल के फंक्शंस, दूसरे जो फंक्शन है वो है फंक्शनल फंक्शंस। तो ये मैनेजमेंट के लेवल के हो गए और दूसरे फंक्शनल जो आप मार्केटिंग के बारे में कहीं ना कहीं जानते भी हो, मार्केटिंग के बारे में रिसर्च करना, प्रोडक्ट की प्लानिंग करना, प्रोडक्ट को बनाना, डेवलप करना, ये सारी की सारी बातें रिस्क बियर से लेकर लास्ट तक का जो हमारा पॉइंट है आफ्टर सेल सर्विस, ये सारी की सारी बातें मार्केटिंग के अंदर आती हैं, कह सकते हैं ना। तो ये मार्केटिंग के हमारे फंक्शंस हो गए जिसको हमने थोड़ा शॉर्टकट में देख लिया। अगर अब हम बात करें, हमारा एक टॉपिक और है एज पर सिलेबस, हमारा एक टॉपिक और है एज पर सिलेबस, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, मार्केटिंग के अंदर हमारा एक टॉपिक दिया हुआ है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, बट इट्स ओके। अब इन्वायरमेंट को आपको बात करें तो इन्वायरमेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये बातें हमारी पहले भी आ चुकी हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर ये सब आ जाएगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक तो है माइक्रो और एक है मैक्रो, है ना। तो पहले भी ये टॉपिक हम काफी बार स्टडी करते आए हैं, अब यही टॉपिक इन्होंने मार्केटिंग के साथ अटैच कर दिया। तो मार्केटिंग को हम देखें, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करना है, तो कहता है हमारा ये टॉपिक जो दिया हुआ है वो टॉपिक क्या है, फैक्टर इफेक्टिंग मार्केटिंग इन्वायरमेंट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो मार्केटिंग के इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट में अगर बात करें हमारे पास क्या है, मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज एंड रूल्स ऑफ मार्केटिंग,
मार्केटिंग रिसोर्सेज का अवेलेबल होना, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज एंड प्लान्स, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड द मैनेजमेंट, organizational structure of marketing department, level of efficiency of the labor and the management। ये सारे वो टॉपिक हैं जो एक बिजनेस के अंदर अवेलेबल होते हैं, इसलिए इन टॉपिक को इन्होंने मार्केटिंग के साथ अटैच कर दिया, तो ये बन गए इंटरनल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स। अगर हम बात करें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, माइक्रो इन्वायरमेंट और फिर मैक्रो। माइक्रो में बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सप्लायर्स, मार्केटिंग इंटरमीडिएटर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक। मैक्रो में बात करें तो हमारे पास है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल। तो हमारे यहाँ पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टॉपिक ही मैंने आपको बताया कि हमारे सिलेबस में है, बट कोई बात नहीं, हम इन सारे टॉपिक को एक ओवरव्यू की फॉर्म में एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंटरनल इन्वायरमेंट की। सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट की, मतलब ये वाला इन्वायरमेंट इंटरनल। इंटरनल छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, आगे देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सटर्नल को स्टडी करने वाले हैं। तो इंटरनल के अंदर हमारे पास टॉपिक बस इतना सा दिया हुआ है, ठीक है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट किसका, मार्केटिंग का। कहता है कि जो इंटरनल मार्केटिंग जो इन्वायरमेंट है, इसके अंदर क्या आता है, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के भीतर अवेलेबल उन सभी फैक्टर को लेके चलते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के मार्केटिंग मैनेजमेंट की सफलता को इफेक्ट करते हैं, और हम इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी फैक्टर आते हैं, आप ये मानकर चलना, ये सारे फैक्टर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरी तरह से कंट्रोल में होते हैं। यस, पूरी तरह से कंट्रोल में होते हैं, ये पूरी तरह से कंट्रोल में होते हैं, ये लगभग बिजनेस के नजदीक नजदीक होते हैं। हम चाहें तो इनको भी कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ कुछ कंट्रोल के बाहर होते हैं, और ये तो हमारी बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। आपको फिर से बता रहा हूं, ये पूरी तरह से कंट्रोल में होते हैं, ये कुछ कुछ हमारे कंट्रोल में होते हैं, और ये हमारी कंट्रोल से बिल्कुल बाहर होते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। अभी हम जो डिटेल में स्टडी कर रहे थे इंटरनल इन्वायरमेंट, तो इंटरनल इन्वायरमेंट में इन्होंने यही बोला कि इसमें वो फैक्टर आते हैं जिसका हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट होता है, और हमारी तरफ से ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में होते हैं। इसमें हम किसी प्रोडक्ट की डिजाइन की बात करें, ब्रांडिंग की बात करें, पैकेजिंग की बात करें, एडवर्टाइजमेंट की बात करें, ये सारे टॉपिक आते हैं। तो एक मैनेजमेंट के अंदर जो मैनेजर होता है, इन तत्वों से रिलेटेड क्रियाओं को हम जो चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग अगर हम चेंज कर लेते हैं तो हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो ये फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसा भी होता है कि बिजनेस के इन्वायरमेंट में जब जब चेंज हो रहा है, तो इन चेंजेस होने की वजह से हमारे सामने लगातार प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होती हैं। इसलिए जो मार्केटियर है, उसका जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट की पहचान करना और उसको पूरी तरह से समझना, ताकि बिजनेस की एक्टिविटी में चेंज हो रहे वातावरण के अकॉर्डिंग हम क्या करके हम अपने आप को एडजस्ट कर सकें। तो जो मैनेजर होता है वो देखता रहता है कि बार बार क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, जिस चेंजेस का हमारे पास ऊपर इफेक्ट आता है, पर उन चेंजेस के अकॉर्डिंग हमको खुद को ढालना होता है। इसलिए हम चेंजेस के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करते रहते हैं। मान लो मार्केट के अंदर पता चल गया कि फलानी वाली सामने वाली कंपनी कोई नई एडवर्टाइजमेंट करा रही है, तो हम भी एडवर्टाइजमेंट कुछ नए तरीके की करवाएंगे। हमको लगता है कि सामने वाली कंपनी ने किसी नए तरीके की ब्रांडिंग करवाई है, तो हम भी वैसे ही ब्रांडिंग करवाएंगे। हमको पता लगा कि सामने वाली कंपनी ने मान लो कोई नया प्रोडक्ट डिजाइन कर दिया, तो हमारी कोशिश भी रहेगी हम भी कोई नया प्रोडक्ट डिजाइन करें, बनाएं, नया नया इनोवेशन करें। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, खुद को ढालते रहते हैं, एडजस्टमेंट करते रहते हैं। तो इन्वायरमेंट के अंदर जो इंटरनल इन्वायरमेंट के जो फैक्टर हैं, कहीं ना कहीं हमारे कंट्रोल में होते हैं, और मैनेजर की कोशिश रहती है कि हम चेंज के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करते रहे, और एडजस्ट करते भी हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, मार्केटिंग के जो भी उद्देश्य हैं, नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमारे पास जो मार्केट के डिपार्टमेंट के जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जो भी उद्देश्य होते हैं, स्ट्रेटेजीज होती हैं, प्लान होते हैं, लोगों के आपस में रिलेशनशिप होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, लेबर और मैनेजमेंट की कुशलता या सक्षमता का स्तर,
ये सारी की सारी वो चीजें होती हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर अवेलेबल होती हैं और हम चाहें तो इनको पूरी तरह से कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब बात करें, अब हम हमारा मेन टॉपिक मार्केटिंग का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मार्केटिंग के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर अब हम बात कर रहे हैं हमारा मार्केटिंग का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर सबसे पहले हमारे पास है माइक्रो इन्वायरमेंट, फिर क्या पढ़ेंगे हम, मैक्रो। माइक्रो के अंदर हमारे पास सप्लायर्स हैं, मार्केटिंग इंटरमीडिएटर्स हैं, कस्टमर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, हमारी पब्लिक। और मैक्रो के अंदर डेमोग्राफिक, सोशियो कल्चर, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड द लीगल इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम माइक्रो इन्वायरमेंट को स्टडी करेंगे। तो ये क्या बोल रहे हैं माइक्रो इन्वायरमेंट के बारे में देख लेते हैं। कहते हैं कि जो बाहरी वातावरण विपणन मार्केटिंग मैनेजर या मार्केटिंग क्रियाओं के सबसे निकटतम होता है, सबसे पहले मार्केटिंग जो हमारा कार्य प्रणाली है को वो प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से इफेक्ट करता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है इन्होंने नीचे दिया हुआ है। सबसे पहले है हमारे पास सप्लायर। कहता है जो भी सप्लायर होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कच्चा माल, कल पुर्जे, यंत्र, इक्विपमेंट आदि की पूर्ति करते हैं और ये हमारी हेल्प करते हैं किसमें, ताकि हम अपना प्रोडक्शन कर पाएं और जो हमारी मार्केटिंग की जो प्रोसेस है पूरी तरह से अच्छे चला पाए। इसलिए मार्केटिंग जगह जो मैनेजर होता है उसको क्या करना होता है, उत्पादों की क्वालिटी, हमारी जो सप्लायर की जो शर्तें होती हैं, सप्लाई की शर्तें, सप्लाई का जो प्राइस है, सप्लाई हमारी कंटिन्यू होती रही, इसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए उसको लगातार इन सभी चीजों को स्टडी करते रहना चाहिए। और दूसरी बात हमको ये भी रखनी चाहिए कि हमको अपने सप्लायर्स के साथ बना के रखनी चाहिए, क्योंकि सप्लायर अगर हमारा बिगड़ गया, हमारी उसके साथ डीलिंग बिगड़ गई तो हमको सप्लाई नहीं करेगा। सप्लाई नहीं करेगा तो हमारा क्या होगा, सारा काम रुक जाएगा, ना हम कुछ बना पाएंगे और ना हम आगे मार्केटिंग कर पाएंगे। इसलिए कोशिश की जाती है कि हमारे पास जो सप्लायर हो एक से ज्यादा हो। इसलिए सप्लायर्स का हमारे बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट तो होता ही है, पर इसलिए हमको सप्लायर्स के साथ बना के भी रखनी चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि हमको सप्लाई टाइम टू टाइम हो रही है कि नहीं हो रही है, सप्लाई की क्या कंडीशन है, सप्लाई का क्या प्राइस है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी बातें हमको बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात, मार्केटिंग इंटरमीडिएटर्स। कहता है कि जो मार्केटिंग का जो आधार है ना वो क्या है, सेल परचेज है, और हमारी विनिमय प्रक्रिया पूरा करने के लिए हमको क्या होती है, इंटरमीडिएटर की हेल्प होती है। अब आपको पता है कि आपने तो प्रोडक्ट बना दिया, अब आप कस्टमर तक डायरेक्ट तो प्रोडक्ट पहुंचा नहीं सकते, कैसे पहुंचाओगे, होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, सुपर बाजार, मार्केटिंग, इन सभी चीजों के थ्रू तो आप गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने वाले हो। तो आपको कोशिश करनी कि जो भी आपके एजेंट है, जो भी आपके सप्लायर्स हैं, जो भी आपके होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, आप उनके साथ बना के रखो, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो कस्टमर के कांटेक्ट में रहते हैं, जिनके थ्रू आप कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो इंटरमीडिएटर हमारे मार्केटिंग के अंदर सेल में, डिस्ट्रीब्यूशन में, मार्केटिंग के प्रमोशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ये होलसेलर, रिटेलर, फर्में, एजेंसियां, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट कोई भी हो सकते हैं। तो जो भी हमारी इनकी जो पॉलिसीज होती है इंटरमीडिएशन की, जो भी काम होते हैं इनके, जो भी कस्टमर के साथ रिलेशन होते हैं, जो भी इनकी सेवाएं होती है, इनका आपको क्या करना चाहिए, बहुत बारीकी से, बहुत गहराई से आपको विश्लेषण करना चाहिए और कोशिश करो कि आप अपने इंटरमीडिएटर के साथ बना के रखो, क्योंकि अगर आपके इंटरमीडिएटर एजेंट के साथ बिगड़ गई तो आप कस्टमर तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, कस्टमर के साथ हुई फीडबैक को प्रॉपर आप तक नहीं पहुंचाते हैं। तो इन लोगों के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। तीसरी बात हमारी जो है माइक्रो इन्वायरमेंट में, दैट इज कस्टमर। कहता है कि ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसमें हम उन लोगों को लेके चलते हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिमांड करते हैं और उनका यूज करते हैं। तो कस्टमर हमारे पास कई प्रकार के होते हैं। तो यहां पर जो कस्टमर का टॉपिक है वो आगे भी डिवाइड कर रहा है। कुछ कस्टमर हमारे इंडस्ट्रियल होते हैं, कुछ होते हैं अल्टीमेट कस्टमर, कुछ रीसेलर होते हैं, कुछ होते हैं हमारे फॉरेन कस्टमर्स और फिर गवर्नमेंट कस्टमर्स। ये कस्टमर्स के टॉपिक को फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो डायरेक्टली
अपने को देखना है कस्टमर के साथ हम बना के रखें, कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हम अवेलेबल कराएं, क्योंकि कस्टमर हमारे बिजनेस के ऊपर, हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हमको इफेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर मार्केट में कस्टमर ही नहीं है तो हमारी वैल्यू क्या है, जीरो। तो कस्टमर्स के साथ अपने को बहुत ध्यान से देखना है। तो कस्टमर हमारे पास कई टाइप के होते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास इंडस्ट्रियल कस्टमर। तो ये वो कस्टमर होते हैं जिनको आपसे मशीनें, टायर, कल पुर्जे बनाने होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी टायरों की फैक्ट्री है, टायरों की फैक्ट्री है तो टायर कौन खरीदेगा, जिनको गाड़ी बनानी है। मान लो किसी का कार का बिजनेस है तो क्या बनेगा, कार की मैन्युफैक्चरिंग करता है तो बंदा क्या करेगा, आपसे कार परचेज करेगा। अब मान लो किसी की पेंसिल की फैक्ट्री है, आपसे क्या खरीदेगा, लकड़ी खरीदेगा, सिक्का खरीदेगा। तो ऐसी ऐसी जो कस्टमर होते हैं इनको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल कस्टमर। तो ये वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए वस्तु और सेवाएं खरीदते हैं, क्योंकि ये इनको चाहिए होती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो जैसे कार का जो मैन्युफैक्चरर है वो कार को बनाने के लिए टायर, पुर्जे आदि किसी अन्य कंपनी से खरीदेगा। तो इसीलिए हम जो कार का जो प्रोड्यूसर है, जो कार का जो मैन्युफैक्चरर है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल कस्टमर। क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल कस्टमर। फिर हमारे जो दूसरे कस्टमर होते हैं वो होते हैं अल्टीमेट कस्टमर। जैसे आप और मेरे जैसे कस्टमर, हम लोग क्या करते हैं, अपने खुद के यूज करने के लिए प्रोडक्ट को खरीदते हैं। जैसे हम दुकान पे गए, टूथपेस्ट खरीद के ले आए, ब्रश खरीद के ले आए, है ना, कोलगेट खरीद के लेके आए, ब्रेड का डब्बा ले आए, चीनी ले आए, हम वी आर द अल्टीमेट कस्टमर्स। हमारा टारगेट ये तो नहीं है ना कि हम किसी और को बेचेंगे, हमारा टारगेट ये तो नहीं है ना घर पे कोई फैक्ट्री खड़ी कर रखी हो, फैक्ट्री के अंदर हमें टूथपेस्ट यूज करनी है। वी आर द अल्टीमेट कस्टमर्स। तो अल्टीमेट कस्टमर वो होते हैं जिन्होंने खुद प्रोडक्ट को यूज करके खुद यूज करना होता है, ठीक है। फिर हमारे पास होते हैं रीसेलर। रीसेलर कौन से होंगे, जिनका टारगेट होता है कि गुड्स या सर्विसेज को परचेज करेंगे और किसी को आगे सेल कर देंगे। जैसे होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से खरीदा है, होलसेलर ने आगे रिटेलर को सेल कर दिया, दैट इज रीसेलर। तो रीसेलर भी हमारे क्या होते हैं, कस्टमर ही होते हैं। फिर आगे जो हमारे हैं वो है फॉरेन कस्टमर। जो कस्टमर हमारे फॉरेन वाले होते हैं दैट इज फॉरेन कस्टमर। तो फॉरेन कस्टमर क्या करते हैं, गुड्स या सर्विसेज को स्वयं के लिए या तो खुद के लिए परचेज करते हैं या इंडस्ट्री में यूज करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि उन्होंने दूसरों के टारगेट को कंप्लीट करना होता है। तो इसको हम बोलते हैं फॉरेन वाले कस्टमर। तो जैसे यदि किसी फर्म द्वारा विदेश से हम कोई नई टेक्निक की मशीन खरीदी जाती है तो इसको हम बोलते हैं फॉरेन कस्टमर। आगे है गवर्नमेंट एजेंसीज। अब गवर्नमेंट एजेंसीज भी कस्टमर होती हैं। फॉर एग्जांपल आप राशन की दुकान पे जाते हो, अनाज लेकर आते हो, वो अनाज पहले कौन खरीदता होगा, गवर्नमेंट। किससे, किसानों से, किसी से भी, मंडियों से भी। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट एजेंसीज भी कस्टमर होती हैं। तो गवर्नमेंट एजेंसीज ने वो खरीदा तो है ना, पर किसके लिए, कुछ गरीब लोगों के लिए। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट एजेंसीज भी कस्टमर की तरह होती हैं। तो सरकारी एजेंसियों के अंदर क्या कहता है कि हम उन कस्टमर को लेके चलते हैं जो उत्पाद या सर्विसेज को पब्लिक कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए गेहूं या चावल खरीदती है, चीनी भी खरीदती है, सरसों का तेल भी खरीदती है। तो अल्टीमेटली यहां पर कंज्यूमर की फॉर्म में हमारे पास गवर्नमेंट भी हो गई। तो यहां पर हमने कस्टमर के 4-5 पार्ट्स डिस्कस किए। कस्टमर के अंदर सबसे पहले हमने क्या देखा, इंडस्ट्रियल कस्टमर, अल्टीमेट कस्टमर, आप मेरे जैसे, रीसेलर जो गुड्स को परचेज करेंगे, सेल कर देंगे, फिर फॉरेन वाले कस्टमर, फिर गवर्नमेंट कस्टमर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, ऐसे कस्टमर्स। तो हमने माइक्रो इन्वायरमेंट का टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर हमने अभी तक सप्लायर स्टडी किया है, इंटरमीडिएटर स्टडी किया है, कंज्यूमर स्टडी किया है। कंज्यूमर के अंदर हमने फर्दर 5 पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। कंज्यूमर के बाद जो हमारा 4th टॉपिक है माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर, दैट इज कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर के बाद हमारा जो 5th टॉपिक होगा वो होगा पब्लिक। तो सबसे पहले माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर, माइक्रो का जो हमारा मार्केटिंग का इन्वायरमेंट है उसके अंदर हम कॉम्पिटिटर की बात करें। कॉम्पिटिटर कौन, हमारे जो सामने हमारे जो विरोधी होते हैं या हमारे कंपटीशन में काम कर रहे हैं। तो हमको कभी कभी क्या करना होता है, सामने वाले को देखकर अपनी स्ट्रेटेजीज बनानी होती है। तो हमको देखना होता है कि सामने वाला क्या प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो क्या प्रोडक्ट बना रहा है, क्या सेल कर रहा है, कैसी ब्रांडिंग कर रहा है, क्या एडवर्टाइजमेंट करना है। तो हम सामने वाले
ऑर्गेनाइजेशन को देखकर अपने प्रोडक्ट की पॉलिसीज की, कुछ और प्रोडक्ट की काफी सारी स्ट्रेटजी बनाते हैं और हमको उस सामने वाले को देखकर काफी सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है और उसी के अकॉर्डिंग कभी कभी हमको काम भी करना पड़ता है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स को ना देखें, कॉम्पिटिटर्स के बारे में हमको ना पता हो, फिर तो मार्केट में फेल ही हो जाए। तो कॉम्पिटिटर्स के ऊपर अपने को बहुत खास तौर पर ध्यान रखनी होती है, तो ये भी कभी कभी हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं। फिर माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर जो हमारा जो फिफ्थ और लास्ट टॉपिक है दैट इज पब्लिक। तो पब्लिक से मतलब एक ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जिसमें संस्था की उत्पादन क्षमता में निहित होती है, जिनका हित और इनडायरेक्ट रूप से ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स को इफेक्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो कुछ जनता के अंदर कुछ तो आता है हमारे पास फाइनेंस से रिलेटेड पब्लिक। फाइनेंस से रिलेटेड पब्लिक मतलब जिनसे हमको फाइनेंस चाहिए, जैसे हमारे पे ऋणदाता होते हैं, ऋणधारी बैंक है, अंशधारी, निवेश संस्थाएं आदि, ये होते हैं पब्लिक रिलेटेड टू फाइनेंस। फिर है पब्लिक रिलेटेड टू मीडिया, पब्लिक रिलेटेड टू मीडिया जिसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेलीविजन, रेडियो आदि आते हैं। तो पब्लिक का भी कभी कभी हमारे ऊपर इफेक्ट आता ही है। फिर नागरिक कार्यवाही जनता, बोले तो सिविल एक्शन पब्लिक। इसके अंदर क्या होता है, कुछ अल्पसंख्यक संघ होते हैं, उपभोक्ता संरक्षण संघ होते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को बचाने वाले लोग होते हैं, सारे आते हैं। तो ये जनता का संरक्षण या प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर होती है हमारे पास जनरल पब्लिक, जो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, ये हमारे ऊपर डायरेक्ट रूप से प्रभावित होते हैं। फिर होती है लोकल पब्लिक, इसमें उनको हम अवेलेबल कराते हैं। लोकल पब्लिक के अंदर वो आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के आसपास रहते हैं, और ये सभी ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन की छवि को, गुडविल को या विपणन कार्यक्रम को प्रभावित करते हैं। तो अल्टीमेटली पब्लिक के अंदर भी हमने 5 टॉपिक स्टडी कर लिए। तो मैं आपको एक बार फिर से टॉपिक इंक्लूड कर रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां पे हमारा टॉपिक चल रहा है इन्वायरमेंट का। इंटरनल इन्वायरमेंट का पैराग्राफ छोटा सा दिया हुआ था। माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर हमने सप्लायर का टॉपिक स्टडी किया, मार्केटिंग इंटरमीडिएट का टॉपिक स्टडी किया, कस्टमर का टॉपिक स्टडी किया। कस्टमर में हमारे पास 5 टाइप के कस्टमर आ गए थे। फिर हमने कॉम्पिटिटर का टॉपिक स्टडी किया, फिर हमने पब्लिक का टॉपिक स्टडी किया। पब्लिक के टॉपिक में भी हमको 5 टॉपिक स्टडी करने को मिल गए। तो अल्टीमेटली अब तक हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट और माइक्रो इन्वायरमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम चल रहे हैं हमारे अगले इन्वायरमेंट की ओर, दैट इज मैक्रो इन्वायरमेंट। तो यहां से शुरू हो रहा है अब हमारा मैक्रो इन्वायरमेंट, ठीक है। तो मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर कहता है कि हम इसके अंदर ऐसी पावर्स को लेके चलते हैं जो बिजनेस की एक्टिविटीज के साथ साथ संपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को भी इफेक्ट करता है। इसके अंदर वो सारी फैक्टर आते हैं जो मार्केटिंग के कंट्रोल के बाहर होते हैं। जो हमारा मार्केटियर होता है, जो हमारा बिजनेस होता है, बिजनेस कंट्रोल से बिल्कुल बाहर होता है। और ये बात मैंने आपको पहले से ग्राफ में बता दी थी। इंटरनल वेक्टर पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में, माइक्रो कुछ कुछ कंट्रोल में, मैक्रो हमारे कहने से बाहर। मैक्रो के अकॉर्डिंग बल्कि हमको खुद को पूरी तरह से ढालना पड़ता है, हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं होती है। गवर्नमेंट बदल गई, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बदल गई, तो क्या कर सकते हैं? क्या गवर्नमेंट को बदल सकते हैं हम? हमारे हाथ में इतनी पावर है अकेले हम गवर्नमेंट को बदल दें? क्या हमारे हाथ में इतनी पावर है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बदल कर रख दें? नहीं। बट गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बदली है उसके अकॉर्डिंग हमको बदलना पड़ता है। मार्केट के अंदर कोई फैशन चेंज हो गया, क्या कर सकते हो? हमको बदलना पड़ता है। मार्केट के अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो क्या करना पड़ेगा? खुद को बदलना पड़ेगा। तो ये वो फैक्टर होते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, इसलिए हमको खुद को इनके अकॉर्डिंग खुद को ढालना चाहता है। इसलिए ये जो फैक्टर हमारे अकॉर्डिंग नहीं ढल पाते तो हमारे लिए कहीं ना कहीं अवसर भी पैदा होते हैं, हमारे सामने अवसर भी पैदा होते हैं और कभी कभी हमारे लिए संकट भी पैदा होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर जो फैक्टर आ रहा है दैट इज डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हम मानव जनसंख्या संबंधित विभिन्न घटकों से होता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या संरचना के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे पॉपुलेशन का क्या साइज है, कहां रहते हैं, घनत्व क्या है, एज क्या है ना, कौन कौन से ग्रुप है, सेक्स वट जो भी है, जेंडर है, धर्म, जाति, शैक्षिक स्तर, शैक्षिक रूप, सारी बातों ले चलता है। तो इन बातों के बारे में हमको बिल्कुल अध्ययन करना, स्टडी करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर लगातार चेंज होते रहते हैं। तो इनका जब हम स्टडी कर लेते हैं तो जो मार्केटर होता है कस्टमर की आवश्यकता के अनुसार
कस्टमर को देखकर कस्टमर को क्या चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं मार्केटिंग कर सकते हैं। तो हम पूरी तरह से देख लेते हैं, पूरी तरह से एनालिसिस करते हैं पब्लिक के बारे में, जनता के बारे में, जनता कहाँ रहती है, कितनी रहती है, कितने को क्या चाहिए, ये वो एक्सेट्रा सब स्टडी कर लेते हैं। फिर हमारा जो दूसरा मैक्रो के अंदर जो दूसरा है वो है सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट। डेफिनेटली आपको पता है ना कि इसके अंदर हम क्या लेके चलते हैं, हमारे सांस्कृतिक मूल्य, परंपराएं, रीति रिवाज, जीवन शैली आदि घटक होते हैं। तो हमको पता है ना कि हमारे बिजनेस के ऊपर कभी कभी इन सारी चीजों का इफेक्ट पड़ता है। लोगों का क्या दृष्टिकोण है, लोगों का आपस में क्या व्यवहार है, एक दूसरे को सहयोग करते नहीं करते, समाज में वरिष्ठ नागरिकों, सम्मान आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो मार्केटियर के लिए इन सभी फैक्टर्स का स्टडी करना बहुत जरूरी होता है और इन में आने वाले चेंजेस को बहुत अच्छे से समझना जरूरी चाहिए होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सामने वाले की आवश्यकताओं, इच्छाओं, रुचियों, पसंद नापसंद आदि का अनुमान लगा सकते हैं। तो जब जब हम सामने वाले को स्टडी कर लेते हैं तो हमको पता चल जाता है सामने वाले को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, सामने वाले की क्या इच्छा है, क्या जरूरत है, प्रोडक्ट चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए तो कितने प्राइस का चाहिए। तो ये सारी बातें हमको यहाँ से पता चल जाती हैं। फिर हमारे पास है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर हम बहुत सारी चीजों को देख के चलते हैं। व्यापार चक्र की दशाएं, तेजी है, मंदी है, समृद्धि है, अवसाद है, ये तो आपको मैंने परसों वाले टॉपिक बताया भी था, है ना, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और फिर रिकवरी। तो बिजनेस साइकिल को भी हम देख लेते हैं। फिर मानव संसाधन विकास, या मानव कितने उपलब्ध है, हमको काम करने के लिए पढ़े लिखे लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ट्रेन पर्सन है कि नहीं है, टेक्निकल और हमारी जो मैनेजमेंट के काम जिन लोगों को अच्छे से आते हो। तो ये सारी बातें भी इन सारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर आ जाते हैं। तो इन चीजों को भी हम स्टडी करते हैं। पब्लिक की आय व खर्च करने की उपलब्ध राशि कितनी है, कर का ढांचा, टैक्सेशन पॉलिसी कितनी है, आयात कर, निर्यात कर, ये सारी बातें भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, काफी सारी चीजों को स्टडी करके देखते हैं। हम ये देख लेते हैं कि हमारा विश्व में अनेक देशों में प्रगति वातावरण में असंतुलन तो नहीं उत्पन्न हो गया, हमारा इन्वायरमेंट के साथ हम कोप अप कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि भयानक सी भयानक बीमारियां भी पैदा हो जाती है, जैसे एकदम से कोरोना आ गया था, हमको मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज बदलनी पड़ गई थी। तो इसलिए हमको जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको भी स्टडी कर लेना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसी स्थिति में कस्टमर को उन प्रोडक्ट का बनाना जरूरी होता है जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट न कर सके, हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट न कर सके। फिर है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, है ना। तो मार्केट के अंदर कच्चा माल, नया माल, कच्चे माल के क्या क्या सोर्सेज होंगे, नई नई टेक्निक, नया मार्केट, नया बाजार, इन सारी चीजों को देखना होता है। क्योंकि हमारे पास आपको पता है कि आजकल बहुत टेक्निकल बहुत प्रोग्रेस हो रही है, जिससे लोगों के जीवन में बहुत चेंज आया। तो जहां पर एक तो लोगों को बहुत सुविधा और साधन उपलब्ध हो रहे हैं और खतरे भी बढ़ रहे हैं, तो इसलिए जो मार्केटियर है उसका ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम प्रोडक्ट को बहुत सुविधा से कस्टमर तक पहुंचा सके। क्योंकि टेक्नोलॉजी में बार बार चेंज आता रहता है, टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से हमको भी बिजनेस में चेंज करना पड़ता है। जैसे पहले हमारा टाइपराइटर का जमाना था, फिर कंप्यूटर का जमाना आ गया, लैपटॉप का जमाना आ गया, फिर आज सारे काम कहीं ना कहीं लोग पाम टॉप या छोटे छोटे लैपटॉप पे भी करने लगे। तो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग भी हमको खुद को चेंज करना पड़ता है। मार्केट में कोई नई मशीन आ गई, हमारी मशीन बनाती है 1 घंटे में 10 डब्बे, मार्केट में कोई मशीन आ गई 1 घंटे में 100 डब्बे बनाती है, तो क्या करेंगे, मशीन को हम चेंज करेंगे। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, स्टडी बार बार हमको करना पड़ता है। फिर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट की जो पॉलिटिक्स होती है वो भी हमको ध्यान से देखनी पड़ती है। गवर्नमेंट की क्या विचारधारा है, गवर्नमेंट टिक रही है कि नहीं टिक रही, हमारी फॉरेन की क्या पॉलिसी है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, इन सारी बातों को भी हम ध्यान से देखते हैं, क्योंकि ये बिजनेस को इफेक्ट करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस की एक्टिविटीज में क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। फिर अगला जो हमारे पास है वो है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट के अंदर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के हमारे पास क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, इंडस्ट्रियल कानून कौन कौन से हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के कानून कौन कौन से हैं, सेल्स एक्ट क्या है, गुड्स और सेल्स एक्ट क्या है, हमारे पास जो इकोनॉमिक रूल्स एंड रेगुलेशन है वो क्या है, लीगल इन्वायरमेंट क्या है, इन सारी बातों को भी स्टडी करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने फॉरेन के अंदर गुड सेल करनी है तो हमारी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन कानून अलग होगा, फॉरेन का कानून अलग होगा, तो वहां की मार्केटिंग हमको अलग करनी पड़ेगी, यहाँ की मार्केटिंग अलग करनी पड़ेगी। यहाँ तो हम धड़ल्ले से कुछ भी गलत सलत बोलकर प्रोडक्ट सेल कर देते हैं, फॉरेन में ऐसा नहीं कर सकते मान लो। तो हमको मार्केटिंग करने से पहले वहां का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो लीगल इन्वायरमेंट बहुत ध्यान से स्टडी भी करना पड़ता है। तो लीगल इन्वायरमेंट के अंदर काफी सारी हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, तो उन कॉम्प्लेक्सिटीज को पहले स्टडी कर लो, उसके बाद आप क्या करो, अपना मार्केटिंग का काम स्टार्ट करो। तो ये हमने क्या स्टडी किया अभी, मार्केटिंग का इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट स्टडी किया, देन एक्सटर्नल, एक्सटर्नल के अंदर माइक्रो एंड देन मैक्रो।
तो ये टॉपिक बहुत इजी है, ये टॉपिक है हमारा मार्केट सेगमेंटेशन को लेकर, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं बाजार विभक्तिकरण। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये बात आपको सबको पता है। मान लो आपकी कोई फैक्ट्री है कपड़ों की, अब कपड़ा बनाना आप ऐसे तो स्टार्ट करोगे नहीं, मार्केट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में किस तरह की प्रोडक्ट की डिमांड है। तो सबसे पहले क्या करोगे, मार्केट को एनालिसिस करोगे। बच्चों की मार्केट आप अलग सोचोगे, है ना, बच्चों के कपड़ों के लिए अलग से कुछ सोचोगे, बड़ों के कपड़ों के लिए अलग सोचोगे। ये यूथ है, यूथ के लिए कपड़े अलग, जो बड़े बुजुर्ग होंगे उनके लिए कपड़े अलग। तो कुछ भी करने से पहले कम से कम मार्केट को डिवाइड करने वाले हो। बच्चे भी हैं तो बच्चों की एज के अकॉर्डिंग कपड़े मान लो, है ना, 0 से 5 साल तक के बच्चों के लिए 5 से 8, 8 से 12, 12 से 15। तो आपने क्या किया है, मार्केट को सेगमेंट कर दिया है, बाजार को विभक्त कर दिया है। 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों के कपड़े अलग, उसमें भी लड़कों के भी अलग और लड़कियों के भी अलग। फिर 5 से 8 साल के बच्चों के कपड़े, उसमें भी क्या देखोगे, मान लो 5 से 8 साल के बच्चों के लिए कुछ कपड़े ऐसे होंगे जो रिच फैमिली परचेज कर सकती होंगी, कुछ कपड़े ऐसे होंगे जो मीडियोकर फैमिली को बहुत अच्छे लगते होंगे, है ना, मीडियम क्लास फैमिली को लगा लो। तो जब हम सामने वाले के अकॉर्डिंग, कस्टमर्स के अकॉर्डिंग हम मार्केट को डिवाइड कर रहे हैं, तो यही टॉपिक है हमारा मार्केट सेगमेंटेशन का। सिंपल सा टॉपिक है, वर्ड थोड़ा टेक्निकल सा लग रहा होगा, टॉपिक बहुत ईजी है। तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या है देख लेते हैं। कहता है कि जो हमारा जो मार्केट होता है ना, वो कस्टमर से बना होता है, परंतु मार्केट के अंदर जो बायर होते हैं ना, वो एक दूसरे अलग होते हैं, है ना। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई पुअर है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई बुजुर्ग है। तो कहता है कि मार्केट तो कस्टमर से मिलकर बनी है, बायर से ही बनी है, पर बायर एक जैसे थोड़ी ना होते हैं। तो हमको क्या करना है, बायर्स के अकॉर्डिंग मार्केट को अलग अलग करना है। तो कहता है कि हर किसी के आचार व्यवहार विशेषताएं आवश्यकताएं हर किसी से अलग अलग होती है। तो एक विशेषताओं के चक्कर के अंदर अलग अलग होने की वजह से ही कोई भी मार्केटियर क्या करेगा, एक ही स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, एक ही स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकता। तो हमको स्ट्रेटेजी अपनी अलग अलग बनानी पड़ सकती है। तो हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी मार्केट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, पूरी की पूरी मार्केट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और ये पार्ट्स या समूह लोगों की आवश्यकताओं या विशेषताओं के आधार पर बनाए जाते हैं। मतलब एक जैसी क्वालिटी के लोगों को लिए हमने एक कैटेगरी बना दी, दूसरे प्रकार की क्वालिटी के लोगों की दूसरी कैटेगरी, तीसरी प्रकार की कैटेगरी जो क्वालिटी के लोगों के होंगी उनकी हमने क्या कैटेगरी अलग बना दी। तो हमने क्वालिटी वाइज क्या किया, कैटेगराइज किया, और उसको हम क्या बोल दिया, हमने सेगमेंट बोल दिया। तो हम पूरी मार्केट को क्या करने वाले हैं, कुछ खास बातों के बेस पर पूरी मार्केट को कुछ हिस्सों में हम डिवाइड करने वाले हैं और उसी के अकॉर्डिंग काम करने वाले हैं आगे। तो ये टॉपिक है क्या, बहुत सिंपल है, देख लेते हैं। कहता है कि मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट के बाजार को विभिन्न हिस्सों में या उप बाजारों में बांटना है। कहता है क्योंकि प्रत्येक उत्पाद की उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, है ना। हमने एक प्रोडक्ट बनाया है ना, तो हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सामने वाले की जरूरत भी अलग अलग होती है। मेरे को मोबाइल चाहिए सिर्फ व्हाट्सएप चलाने के लिए, आपको मोबाइल चाहिए ऐप चलाने के लिए, किसी और को मोबाइल चाहिए शेयर मार्केट चलाने के लिए, किसी और को मोबाइल चाहिए वीडियो एडिटिंग करने के लिए, किसी को मोबाइल चाहिए सिर्फ सोशल नेटवर्किंग करने के लिए। तो हर किसी की जरूरत तो अलग अलग है ना, प्रोडक्ट एक ही है, जरूरत अलग अलग है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम मार्केट को डिवाइड कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं सामने वाले कस्टमर की क्या एज है, क्या आयु है, क्या इंटरेस्ट है, ये देखते हैं। क्योंकि हर किसी की एज अलग अलग होती है, उम्र अलग अलग होती है, इंटरेस्ट अलग अलग होता है, इनकम भी अलग अलग होती है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सामने वाले की जरूरतों को देखकर काफी सारे ग्रुप्स बनाकर हम क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट का काम करते हैं, प्रोडक्ट का कार्य चलता है। तो जो हमारा मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर जो मार्केटिंग का जो मैनेजर है, उसका ये महत्वपूर्ण यंत्र बन जाता है। इसके आधार पर हम क्या करते हैं, उपभोक्ताओं को हम क्या करते हैं, इन एक पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे जेंडर के बेस पर मेल फीमेल, एज के बेस पर बच्चे युवा या वृद्ध, शिक्षा के बेस पर पढ़े लिखे और अनपढ़। तो प्रत्येक ग्रुप के कस्टमर की जो आवश्यकताएं होती है वो एक समान नहीं होती हैं, पर हम उनको समान करने के लिए अलग अलग कैटेगराइज बना देते हैं। तो एक ही ग्रुप के कस्टमर के लिए हम समान प्रकार का उत्पाद अब बना सकते हैं। मतलब मैंने क्या किया, एजुकेटेड लोगों का ग्रुप अलग बना दिया। तो अब इनके लिए जो प्रोडक्ट बनेगा ना, एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा। जो अनएजुकेटेड होंगे इनके लिए प्रोडक्ट अलग तरह का बनेगा, पर वो सेम प्रोडक्ट इन लोगों के लिए बनेगा। तो ऐसा हम करते हैं कुछ। तो कहता है बाजार का जो सेगमेंटेशन करना है,
इस धारणा का अनुसरण किया जाता है कि बाजार समजातीय नहीं होते परंतु विजातीय होते हैं। मतलब बाजार को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, विजातीय और समजातीय। विजातीय बाजार से मतलब उत्पाद के संभावित क्रेताओं का स्वभाव, गुण और रुचि आदि की विभिन्नता से है। मतलब विजातीय के अंदर लोगों की जो क्वालिटीज होती है, नेचर होता है, जो इंटरेस्ट होता है आदि में एक दूसरे से डिफरेंस होता है। समजातीय का मतलब है, समजातीय बाजार का क्या मतलब है, जो प्रोडक्ट के जो भी पोटेंशियल हमारे कस्टमर हैं, बायर हैं, उन सब के अंदर समानता पाई जाती है। वो लगभग एक दूसरे से मैच करते हैं। सामने वाले का जो इंटरेस्ट है आपका भी वही इंटरेस्ट होता है, तो आप समझ जाती है। मतलब जो आप चाहते हो सामने वाला भी चाह रहा है तो समझ जाती है। आप दोनों की थॉट में चेंज है, सामने वाले से आपकी सोच नहीं मिल रही, सामने वाले का कपड़ा और कोई चाहता है, आप कुछ और पहनना चाहते हो, है ना, सामने वाले की सोच अलग है, आपकी सोच अलग है, तो अब विजाती है। जब मैच मैच हो रहा है तो समझ आती है, जब मैच नहीं हो रहा तो विजाती है। तो ऐसे इन्होंने यहाँ पे कर रखा है। तो कहता है कि समुचित जो पूरी की पूरी जो हमारी मार्केटिंग का जो प्रोग्राम होता है ना, हम एक ऐसा स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वो स्ट्रेटेजी करके हम इसको पूरी मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये जो स्टार्टिंग का जो मीनिंग या कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक था आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस टॉपिक के बाद अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कि ये मार्केटिंग सेगमेंटेशन के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। पहली बात, समजातीय वर्गों में विभाजन करना, टू डिवाइड इन होमोजेनियस ग्रुप्स। तो मार्केट सेगमेंटेशन का जो मेन टारगेट होता है, जो भी हमारे लक्षित कस्टमर होते हैं उनके गुण, क्वालिटीज या समान प्रकृति के बेस पर हम एक जैसे ग्रुप बना देते हैं, होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड करना है। जैसे लिंग के आधार पर, पुरुष या स्त्री, इनकम के बेस पर, हाई वर्ग या मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, है ना, हाई क्लास फैमिलीज, लोअर क्लास और मिडिल क्लास फैमिलीज। तो प्रत्येक वर्ग के लिए हमारी जो विपणन की जो मार्केटिंग की जो हमारी मार्केटिंग की जो भी हमारी स्ट्रेटेजीज होंगी, वो हमारी स्ट्रेटेजीज हमारी अलग अलग होने वाली हैं। तो मार्केटिंग का जो पहला मार्केटिंग सेगमेंटेशन का जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, हम होमोजीनियस ग्रुप बनाते हैं टू फाइंड आउट न्यू मार्केट एरियाज। हम अपने लिए नए नए बाजार के एरिया का पता लगाते हैं, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन की जो हमारी जो एक्टिविटीज हैं उसको हम एक्सपेंड कर सकें। तो इसमें हम नए नए बाजार के एरियाज की खोज करके कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, ताकि वो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए प्रेरित हो जाए। तो सबसे पहले हम टारगेट करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास बच्चों वाली मार्केट कैसी है। तो हम बच्चों के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ताकि बच्चों को अट्रैक्ट कर सके, ताकि बच्चे घर पे तंग कर सके। देखा होगा ना, आजकल आप मार्केट में बच्चों को लेके चले जाओ ना, तो मार्केट के अंदर ऐसे उन्होंने गिफ्ट सजा के रखे होते हैं कि आपका बच्चा मांगेगा, बच्चा आपको तंग करेगा, और जब तक आप उसको ले नहीं लोगे तब तक वो दुकान से उतरने वाला है नहीं। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजीज ऐसी होती हैं। फिर आवश्यकताओं का पता लगाना, जब हम मार्केट सेगमेंटेशन करते हैं तो हमारा टारगेट ये भी होता है कि कस्टमर की जरूरतों के बारे में हमको पता हो, कस्टमर का किसमें इंटरेस्ट है, उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, उनकी पसंद नापसंद आदि के बारे में आपको जानकारी मिल जाती हैं, ताकि आप उन्हीं के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर सको और उनको मैक्सिमम हम सेटिस्फैक्शन दे सकें। फिर कस्टमर्स को संतुष्टि प्रदान करना, जब हम बाजार को काफी सारे सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं तो एक खंड के अंदर हम कस्टमर की आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, और जो दूसरा ग्रुप होगा वो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होगा। तो कस्टमर का इंटरेस्ट, पसंद, उपयोगिता, आवश्यकता, उसके अकॉर्डिंग हम कस्टमर को प्रोडक्ट अवेलेबल कराते हैं, जिससे हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें। तो आज के टाइम में अगर एक किसी बिजनेस को डेवलपमेंट करनी है तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कस्टमर को आप सेटिस्फाई करो, क्योंकि अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है ना तो आप आगे काम कर ही नहीं सकते। तो मार्केट सेगमेंटेशन का ये फंडा होता है। फिर मार्केट सेगमेंटेशन हम इसलिए भी करते हैं ताकि हमको अपनी पॉसिबिलिटीज पता चल जाती है कि मार्केट के अंदर हम कहां स्टैंड कर सकते हैं, कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट खरीदने वाला है, संभावनाएं क्या हैं, हमारा प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा, हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कस्टमर अवेलेबल भी है कि नहीं है। तो जब मार्केट सेगमेंटेशन का जो काम जब हम कर रहे होते हैं तो हमको अपनी संभावनाएं पता चल जाती हैं, हम मार्केट में आकर काफी कहां पर स्टैंड करते हैं, हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड होगी या नहीं होगी। तो काफी सारी चीजें हैं जो मार्केटिंग सेगमेंटेशन के ऑब्जेक्टिव के अंदर आती हैं। तो मार्केटिंग जो सेगमेंटेशन का टॉपिक था, मार्केट के सेगमेंटेशन का टॉपिक था, इसमें हमने 5 ऑब्जेक्टिव स्टडी कर लिए। इसके हम बात करते हैं कि जो मार्केट का जो हम सेगमेंटेशन करते हैं इसके क्या मेथड्स होते हैं। तो हमारे पास यहां पर 2 मेथड हैं। पहला जो मेथड है वो है समान विशेषताओं वाले ग्राहकों का वर्ग।
अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेथड्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, हम मार्केट सेगमेंटेशन क्यों करते हैं? क्योंकि कस्टमर्स की, बायर्स की जो क्वालिटीज होती हैं, विशेषताएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, एक दूसरे से अलग होती हैं। इसी वजह से कस्टमर के ग्रुपों के अंदर भिन्नता पाई जाती है, एक कस्टमर ग्रुप दूसरे ग्रुप से अलग होगा। तो इसी डिफरेंस को हम बेस मानकर हम पूरे मार्केट को दो वर्गों में, दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहली बात है समान विशेषताओं वाले ग्राहकों का वर्ग, बोले तो ग्रुप ऑफ बायर्स हैविंग सिमिलर क्वालिटीज, मतलब जिन खरीदारों की जो क्वालिटीज होती हैं वो सेम होती हैं। जैसे कुछ कस्टमर की आपको पता है कि संख्या, आयु, इच्छाएं आदि के अनुरूप हम बाजारों को विभिन्न वर्गों या खंडों में विभक्त कर सकते हैं, ताकि मार्केटियर उनकी आवश्यकता के अनुसार अपनी मार्केटिंग के जो भी काम है वो शुरू कर सके। तो ये जो विधि है ना, ये मेथड कहता है कि हम इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि जो बायर होता है स्वयं में खुद में एक बहुत बड़ी मार्केट होती है। तो बायर की जो जरूरत होती है, जो बायर की जो रुचियां होती है वो भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती हैं। तो इसलिए इस विधि का प्रयोग उन्हीं वस्तुओं के लिए उपयुक्त होता है जिनकी परचेजर या बायर की संख्या सीमित होती है। जैसे वायुयान उद्योग है, रेल के डिब्बे, मिसाइल, टैंक, सीमेंट, कारखाने की मशीनें आदि। तो इन प्रोडक्ट के जो खरीदार होते हैं वो गिने चुने उपभोक्ता ही होते हैं। तो हमको क्या करना होता है, गिने चुने कस्टमर के साथ ही व्यवहार करना पड़ता है। इसलिए अपने प्रत्येक ग्राहक को एक पृथक बाजार खंड मानकर हम अपनी मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजी है, जो भी प्रोग्राम है, हम रेडी करते हैं। मतलब पहला पार्ट उन लोगों के लिए है जो मार्केट के अंदर होते तो हैं पर बायर बहुत कम होते हैं। तो जैसे इन चीजों की डिमांड बहुत कम लोग करते होंगे पर सिमिलर नेचर के होते हैं, तो इनके लिए जो भी हमको मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज होती है ना, वो हमको अलग से बनानी पड़ती है। फिर ग्राहकों के विस्तृत वर्ग बनाना, जैसे आप मेरे जैसे लोग हैं, तो मार्केटिंग का जो प्रत्येक क्रेता का जो व्यक्तिगत रूप से अध्ययन नहीं कर सकते हम, मतलब सबका एक एक करके हम पूरा स्टडी नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, उनके ग्रुप बना देते हैं और उन ग्रुप्स को हम एक वर्ग मान लेते हैं, सेगमेंट मान लेते हैं। तो उस सब ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ताकि हम जितने भी ग्रुप्स बनाए हैं सारे ग्रुप्स के कस्टमर को हम सेटिस्फाई करके, यदि आवश्यकता हो तो इन आगे ग्रुप्स को हम उप वर्गों में आगे भी सब ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ग्रुप का आगे और ग्रुप डिवाइड कर दो, ताकि हम बहुत आसानी से अपनी मार्केटिंग के जो काम है उनको आगे से बढ़ा सकें। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा था, कपड़ा बनाने वाला जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करेगा, पहले पूरे बाजार को हम पुरुष वर्ग या स्त्री वर्ग में डिवाइड कर देते हैं। मेल और फीमेल में हमने डिवाइड कर दिया। फिर मेल वाले वर्ग को भी इन्होंने आगे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर मान लो पहले वाले वर्ग के भी 3 हिस्से हो गए। तो पहले तो हमने क्या किया, सेगमेंट बनाए, तो फिर क्या किया, आगे भी और भी ग्रुपिंग कर दी, ग्रुपिंग की भी आगे सब ग्रुपिंग होगी, ताकि हम मार्केटिंग आगे से आगे बहुत अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर अपने संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करके कस्टमर को सेटिस्फाई प्रदान करता है और अपने काम को हम सफलतापूर्वक कर सकते हैं और हम प्रतियोगिता का, कंपटीशन का सामना कर सकते हैं। तो इस मेथड का प्रयोग हम वहां किया जाता है जहां बायर्स की जो संख्या होती है ना वो अनलिमिटेड होती है और वहां पर उत्पाद विस्तृत प्रकृति का नहीं होता। ठीक है, तो इसमें देख लेना हम क्या करते हैं, ग्रुप और सब ग्रुप, आगे भी सब ग्रुप हमारे बन जाते हैं। तो यहां पर हमने क्या स्टडी किया, मार्केटिंग सेगमेंट के जो हमारे पास मेथड है। तो पहले तो हमने क्या किया, ग्रुप ऑफ बायर्स हैविंग सिमिलर क्वालिटी एंड मेकिंग कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस ऑफ द बायर्स। ठीक है, आगे हम स्टडी कर रहे हैं मार्केटिंग सेगमेंटेशन के कौन से कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से हमारे पास अप्रोचेस है। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मार्केटिंग। ठीक है, कहता है कि मार्केट सेगमेंटेशन का ये कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा फेमस है क्योंकि ये इस बेस पर आधारित है कि ग्राहक एक वस्तु को अधिक समय तक पसंद नहीं करता। ये बात आपको माननी पड़ेगी। अगर आप घर पे 10 साल से एक ही टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल ही होगा। थोड़ा टाइम बाद आप टूथपेस्ट चेंज कर लेते हो, थोड़े टाइम के बाद आप टूथब्रश चेंज कर लेते हो, थोड़े टाइम के बाद आप अपना नहाने का साबुन भी चेंज कर लेते हो। तो कहता है कि कोई भी कस्टमर लगातार एक टाइम तक एक ही प्रोडक्ट को पसंद नहीं करता, उसकी प्रेफरेंसेस होती हैं, उनकी जो इंटरेस्ट होता है वो कोई नहीं बदलता रहता है। इसलिए पहला जो कॉन्सेप्ट है बहुत फेमस है। तो इसी धारणा के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर क्या करता है, पूरी बाजार को सामने वाले बंदों की आवश्यकताओं या विशेषताओं के अकॉर्डिंग पूरे खंडों में डिवाइड कर लेता है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है
हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का, ये नहाने के साबुन तो बनाते हैं पर बहुत सारे बनाते हैं, जैसे लक्स है, लाइफ बॉय, रेक्सोना, लिरिल, पियर्स, ये काफी सारे साबुन खुद ही बनाते हैं, क्योंकि पता है किसी बंदे का लक्स से नहाने का मन ना किया लाइफ बॉय ले लेगा, लाइफ बॉय से नहाने का मन ना किया रेक्सोना, रेक्सोना नहीं तो पर्ल, पियर, तो ये काफी सारे साबुन बनाते हैं। तो फिर हमारा टारगेट मार्केटिंग, कहते हैं टारगेटिंग मार्केटिंग के अंदर हम इस बेस पर काम करते हैं कि कस्टमर की जो विशेषता और आवश्यकताओं में अंतर होता है, अतः इसके अंतर्गत हम प्रोडक्शन को क्या करते हैं, कुल बाजार को ग्राहकों की आवश्यकता और विशेषताओं के आधार पर भिन्न भिन्न बाजार खंडों में डिवाइड करते हैं, इनमें से किसी एक या कुछ खंडों का हम चयन करता है, ठीक है। फिर है मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग के अंदर क्या है, मार्केटिंग की ये धारणा बहुत पुरानी है, इसके अंदर कहता है कि ग्राहकों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता और एक ही मार्केट की स्ट्रेटेजी बना के काम करते रहते हैं और एक ही प्रकार का हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करके कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। फॉर एग्जांपल लिम्का की बात कर लो, लिम्का जब से आ रही है ना, लिम्का जब से आ रही है, लिम्का की बोतल भी लगभग सेम है, लिम्का का क्वालिटी भी सबसे सेम है, लिम्का एडवर्टाइजमेंट भी लगभग सेम तरीके कर रही है, तो हम पूरे भारत में अनेक सालों तक एक ही रंग, एक ही स्वाद और एक ही प्रकार की बोतल में सेल कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मास मार्केटिंग। तो हम मास मार्केटिंग के अंदर ये मानकर चलते हैं कि कस्टमर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, लिम्का सभी लोग पीने वाले हैं, इसलिए मास मार्केटिंग के अंदर ये एडवर्टाइजमेंट अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक ही मार्केटिंग ये लोग करते हैं, इसको हम बोलते हैं मास मार्केटिंग। आगे जो टॉपिक है ये हमारा प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो कहता है कि जो प्रोडक्ट होता है वो हमारी जितनी भी मार्केटिंग की जो एक्टिविटीज होती है सबका केंद्र बिंदु है। कहता है अगर हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है तो हम बिजनेस की एक्टिविटीज क्यों कर रहे हैं, मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं। कहता है कि जो प्रोडक्ट होता है वो बिजनेस हर क्रिया का अंतिम उद्देश्य होता है। हम जितनी भी बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज करते हैं, मार्केटिंग के अंदर एक्टिविटीज करते हैं, हमारा जो मेन टारगेट होता है वो क्या होता है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। तो इसलिए हम कस्टमर को अपना जो प्रोडक्ट इसी इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो हम हमारा जो उत्पाद का जो जीवन चक्र होता है दीर्घकाल तक चलता रहे, हमको कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनाना होता है। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारे जितने भी डिसीजन होते हैं कुछ इस तरह से लो कि हमारा बिजनेस हमारा एक अच्छे लेवल पर पहुंच सके। अगर 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 हमने प्रोडक्ट के बारे में डिसीजन अच्छे से नहीं लिया तो हो सकता है कि हमारा बिजनेस, हमारी प्रोग्रेस नीचे की तरफ चली जाए, डाउन की तरफ चली जाए और हमारा बिजनेस बंद भी हो जाए। तो प्रोडक्ट क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की जीवन क्रियाओं का भी आधार है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्तर तथा सामाजिक स्तर उसके उपलब्ध उत्पादों की मात्रा ये उपयोगिता द्वारा ही मापा जा सकता है। एक बात और याद रखना, मार्केटिंग के अंदर एक बात होती है कि वी नेवर बाइज ए प्रोडक्ट, वी बाइज अ क्वालिटी। हम कभी भी ना एक प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, हम खरीदते हैं उसके अंदर की क्वालिटी। समझ रहे हैं मेरी बात को, हम कभी भी एक प्रोडक्ट नहीं खरीदते, हम क्या खरीदते हैं, सामने वाले की प्रोडक्ट के अंदर की क्वालिटी, ठीक है। वी नेवर बाइज ए प्रोडक्ट, वी बाइज द क्वालिटी दैट इज हिडन इन दैट प्रोडक्ट, दैट्स इट। अगली बात है, सामान्यतः प्रोडक्ट को हम भौतिक वस्तुओं जैसे कि ब्रेड, फ्रिज, जूते आदि के रूप में परिभाषित किया जाता है। कहता है पर मार्केटिंग के अंदर हम प्रोडक्ट को व्यापक अर्थ में लेते हैं। प्रोडक्ट उन सभी वस्तु और सेवाओं का योग है जिसमें हम सामने वाले की आवश्यकता संतुष्ट होती है, और कस्टमर के लिए हम उत्पाद एक ऐसी शक्ति है, प्रोडक्ट एक ऐसी पावर है जिसमें उसकी सामने वाले की आवश्यकता और इच्छाओं को हम संतुष्ट करती है। जबकि निर्माताओं के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए प्रोडक्ट उन गुणों या क्वालिटियों का समूह है जिससे कस्टमर की आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सके। इसी प्रकार किसी संस्था के लिए प्रोडक्ट, जितनी भी हमारी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, एक बिजनेस में जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उन सभी का जो केंद्र बिंदु होता है ना, वो हमारा प्रोडक्ट ही होता है। तो हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट की सबसे खास बात क्या होती है। प्रोडक्ट की सबसे खास बात ये होती है कि प्रोडक्ट से हम क्या करते हैं, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट हम बनाते क्यों हैं कि सामने वाले की जरूरत और इच्छा को देखकर। तो प्रोडक्ट के अंदर हमारी रियलिटी में सेटिस्फेक्शन भी होती है और मनोवैज्ञानिक रूप से भी सेटिस्फेक्शन भी होती है ना। मोबाइल चाहिए, मान लो मोबाइल खरीदने के बाद हमको मन की सेटिस्फेक्शन तो मिलती है, पर मोबाइल से जो काम करना है वो काम भी तो पूरा होता है ना। तो इसलिए प्रोडक्ट की जो सबसे खास बात वो क्या है, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन, वो रियल के अंदर भी और मेंटली लेवल पर भी। फिर प्रोडक्ट का जो अस्तित्व होता है वो भौतिक होता है, जैसे हमने इनको बताया
कि जैसे लकड़ी है, लोहा है, शीशे है, प्लास्टिक है आदि का समूह। तो इन तत्वों का प्रयोग करके हम काफी सारे प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, कार, बल्ब। तो प्रोडक्ट का कोई ना कोई टेंजिबल एग्जिस्टेंस भी होता है। फिर कुछ खास बात भी होती है। तो प्रोडक्ट की खास बात ये भी है कि इसमें कुछ खास बातें, कुछ क्वालिटी होती हैं, उस क्वालिटी होती है तो हम उसके बाद कहीं ना कहीं उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज की भी व्यवस्था अच्छी होती है। तो प्रोडक्ट की हम कुछ खास क्वालिटी के बेस पर भी कस्टमर क्या करते हैं, उनको याद रखता है ना। किसी मोबाइल में कोई खास बात है, इसलिए हम उसकी क्वालिटी की वजह से उसको मोबाइल को याद रखते हैं। कोई हमने प्रोडक्ट खरीदा था, प्रोडक्ट की कंपनी तो भूल गए, पर उस प्रोडक्ट में कोई खास बात है, उस खास बात की वजह से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को याद रखते हैं। जैसे कोई टूथपेस्ट है, वो टूथपेस्ट मान लो आपको 10 दिन का आपका दांत का दर्द ठीक कर दे, तो अल्टीमेटली जो टूथपेस्ट है ना, उस टूथपेस्ट को हमने क्यों याद रखा, क्योंकि उसकी क्वालिटी की वजह से। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ क्वालिटीज होती है जिसकी वजह से आप उस प्रोडक्ट को याद रखते हो। तो यहां पर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हमारा प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं। फिर प्रोडक्ट की जो अगली जो खास बात होती है वो क्या होता है, उसका जो प्राइस होता है वो निर्धारित होता है। तो हम प्रोडक्ट के अंदर देख लेते हैं कि प्रोडक्ट का क्या प्राइस फिक्स करना है। तो इसकी जो खास बात ये होती है कि सेलर और कस्टमर के बीच में हमने वस्तु का सेल और परचेज करना है, तो ये सेल परचेज का फिक्स होता है। तो हमको इसके अंदर भौतिक और अभौतिक दोनों पदार्थ की उदाहरणों के लिए जरूरी होता है। फिर वास्तविक या व्यवसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति, तो कहता है कि उपभोक्ता की आवश्यकताओं का सूचित नहीं किया जाता, बल्कि व्यवसायिक आवश्यकताओं को पूरा भी किया जाता है। क्योंकि एक व्यवसायी क्या करता है, उत्पाद को बेचकर ही धन अर्जित करता है और लाभ कमाता है। तो एक बिजनेसमैन है, वो सिर्फ प्रोडक्ट को खरीदता ही नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट बेचकर अपना प्रॉफिट भी कमाता है, लाभ भी कमाता है। इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स, प्रोडक्ट की सबसे खास बात यह भी होती है कि इसका अभौतिक स्वरूप भी है, जैसे यातायात, ट्रांसपोर्ट, बीमा, इंश्योरेंस, भंडारण, वेयर हाउसिंग आदि प्रोसेस को, आदि सर्विसेज को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर हम सर्विसेज की बात भी कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगर हम कहें तो प्रोडक्ट से हम एक कस्टमर को सेटिस्फाई करने वाला एक ऐसा साधन है जिसका भौतिक अस्तित्व होता है, टेंजिबल एग्जिस्टेंस होती है, और एक व्यवसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सहायक होता है। तो ये हमने प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली। अब प्रोडक्ट वैसे तो काफी टाइप का होता है। अब वैसे तो प्रोडक्ट हमारे पास काफी टाइप का होता है, बट यहां पर हम डिफरेंस स्टडी करने जा रहे हैं कि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस का पॉइंट स्टडी करने से पहले सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको समझा देता हूं। आप और मेरे जैसे आम कस्टमर हैं, आपको टूथपेस्ट चाहिए, आप शॉप पर गए, शॉप से टूथपेस्ट लेकर आए, टूथपेस्ट खोली और आपने यूज करना स्टार्ट किया, तो आप तो हो गए कंज्यूमर प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो। आपकी मान लो फैक्ट्री है, आपकी फैक्ट्री के लिए अगर आपको भी मशीन चाहिए तो आप क्या करोगे, मशीन को लेकर आओगे, मशीन में से प्रोडक्शन करोगे, तो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गए। आपको अपनी फैक्ट्री में यूज करने के लिए कोई फ्रिज चाहिए, बेचने के लिए तो नहीं चाहिए, या उस फ्रिज से आप कोई नया कलाकारी करने वाले हो, या इस फ्रिज के ऊपर कोई मॉडिफिकेशन करके नया फ्रिज बनाने वाले हो, तो वो फ्रिज आपके लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गया। आपकी कार की फैक्ट्री है, कार बनाने के लिए आपको टायर चाहिए, तो आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर काउंट किया जाएगा। ठीक है, कंज्यूमर प्रोडक्ट तो हम सब खरीदते ही हैं डेली रूटीन के अंदर, दूध, दही, लस्सी, घी, मक्खन, ब्रेड, ये सब चीजें कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर होती हैं। इसको आप लाते हो और डायरेक्ट इसको यूज करते हो। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर आप फर्दर प्रोडक्शन करते हो, दैट इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो कस्टमर प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इन दोनों में हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या है। कहता है जो कंज्यूमर गुड्स होती है ना, इसमें कस्टमर की संख्या अधिक होती है, जबकि इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट होते हैं इसमें कस्टमर की संख्या कम होती है। इसमें प्रोडक्ट की डिमांड सामने से डायरेक्ट रूप से आती है, इसलिए हम इसको कहते हैं ऑटोनोमस डिमांड। ये स्वयं जनित होती है, मतलब जिसको प्रोडक्ट चाहिए ना वो डायरेक्ट खुद डिमांड कर रहा है। इसके अंदर डिमांड अप्रत्यक्ष होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रीज को मार्केट में पता चला कि इस कंज्यूमर ने या कंज्यूमर की ये डिमांड है, तो इन्होंने क्या किया, मशीनें बनाई। तो इस कस्टमर ने इस इंडस्ट्री से डायरेक्ट डिमांड तो नहीं की ना, इस कस्टमर ने इंडस्ट्री से डायरेक्ट डिमांड तो नहीं की ना, इसने क्या किया, डिमांड का पता लगाया, उसके अकॉर्डिंग फिर मशीन खरीदी, फिर हमने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन से प्रोडक्ट रेडी हुआ, फिर वो मार्केट के अंदर गया, कस्टमर तक पहुंचा। तो मतलब कंज्यूमर प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है कि हम डायरेक्ट डिमांड करते हैं और ये डिमांड हमको इनडायरेक्ट
पैदा होती है, ये हम उत्पन्न करते हैं। हमने प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनाया जिसकी हमने डिमांड मार्केट में पैदा की, दैट इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर आ जाएगा। फिर उपभोक्ता उत्पादों के ग्राहक अंतिम उपभोक्ता होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट किया, यूज कर लिया, तो आप एंड कस्टमर हो गए। इसके अंदर क्या, इसमें आपने क्या किया, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के जो मालिक होते हैं प्रोडक्ट खरीदेंगे, फैक्ट्री में लगाएंगे, उससे प्रोडक्शन होगा, तो जो प्रोडक्शन करने में जो चीजें याद आ रही हैं, काम आ रही है ना, दैट इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट से रिलेटेड, कस्टमर प्रोडक्ट के गुणों अवगुणों से परिचित नहीं होता, उनको क्वालिटीज के बारे में पता नहीं होता, खरीदने से पहले उसका गहन रूप से अध्ययन भी नहीं करते। परंतु इसमें क्या है, अब बहुत महंगी महंगी मशीनें होती हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर, तो 10 करोड़ की, 20 करोड़ की, 10 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की मशीनें होंगी, तो आप क्या करोगे, खरीदने से पहले चेकिंग तो करोगे। इसमें तो क्या है, क्या आप दुकान पे जाके पहले कोलगेट खोलकर चेक करके लगा के देखते हो? नहीं, आप गए भाई नहाने का साबुन दे दे, ले आए, यूज ही कर लिया आपने सीधा। तो कस्टमर प्रोडक्ट के अंदर आप ज्यादा चेकिंग वेकिंग नहीं करते हो, आपके पास टाइम ही नहीं होता है, बट इसके अंदर आपको क्योंकि इन्वेस्टमेंट बड़ी करनी है तो आप प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से देखते हो। फिर कस्टमर प्रोडक्ट के अंदर जो बाजार का जो एरिया होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है, इसके अंदर बाजार बहुत छोटा होता है। इसमें प्राइसेस जो कंज्यूमर प्रोडक्ट के होते हैं प्राइसेस कम होते हैं, और यहां तो मैंने आपको बता ही दिया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के जो प्राइसेस होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट का जो खरीदना होता है ना, वो अंतिम उपभोक्ता के लिए होता है, अंतिम उपभोग के लिए। इसके अंदर क्या है, आप कुछ और प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, इसलिए आप क्या कर रहे हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो, ठीक है। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कि ये सुविधाजनक सौदा या विशिष्ट उत्पादों में क्या डिफरेंस है, कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट और स्पेशलिटी प्रोडक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट कौन से होते हैं। ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें कस्टमर अपनी दैनिक डेली रूटीन की जरूरतों को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार खरीदते हैं। शॉपिंग प्रोडक्ट कौन से होते हैं, जो कस्टमर द्वारा बाजार में विभिन्न दुकानों पर घूम फिरकर उनकी कीमत, रंग, डिजाइन, किस्म आदि की तुलना करके खरीदे जाते हैं, ये होते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट। फिर होते हैं कुछ स्पेशलिटी प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनका खरीदने के लिए कस्टमर क्या करता है, काफी सारे एफर्ट करता है, जैसे कार है, स्कूटर है, एयर कंडीशनर है, क्योंकि ये काफी महंगे होते हैं, आप बार बार तो खरीदते हो नहीं, तो इसलिए इन प्रोडक्ट को बोलते हैं स्पेशल प्रोडक्ट। तो कन्वीनियंस जो डेली रूटीन की जरूरतों को पूरा करने के लिए, ये वो प्रोडक्ट जो आप घूम फिरकर अच्छे से चेकिंग कर करके ही चेक करते हो, ये वो प्रोडक्ट जिनके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करते हो, बड़ी बड़ी चीजें लगा लो, घर पे एयर कंडीशनर लगाना है, कार खरीदनी है, स्कूटर परचेज करना है, बाइक परचेज करनी है, ये हो गए स्पेशल प्रोडक्ट। फिर कन्वीनियंस प्रोडक्ट के अंदर क्या, डेली रूटीन के अंदर जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, शैम्पू है, दूध है, दही है, घी है, मक्खन है, आटा है, बेसन है, इन चीजों के जो प्राइसेस होते हैं ना वो कमी होते हैं, और जबकि शॉपिंग प्रोडक्ट वाले प्राइसेस इनसे थोड़े ज्यादा होते हैं, और इनका तो रेट इनसे भी ज्यादा होता है। कौन से, स्पेशल प्रोडक्ट। फिर बात करें, ये वाले प्रोडक्ट लगभग आपको सारी रिटेलर की शॉप पे मिल जाएंगे, ये वाले प्रोडक्ट आपको सारी दुकानों पे नहीं मिलेंगे, लिमिटेड दुकानों पे मिलेंगे, और ये वाले प्रोडक्ट तो आपको बिल्कुल स्पेशल दुकानों पे मिलेंगे, स्पेशल दुकानें होती हैं, है ना। फिर आगे बात आती है कि ये कंज्यूमर की डेली रूटीन की जरूरतों को पूरा करते हैं, क्योंकि ये बार बार खरीदे जाते हैं। ये वाले जो प्रोडक्ट होते हैं ये धीरे धीरे प्रयोग में ले जाते हैं, इसलिए बार बार नहीं खरीदे जाते हैं, और इनकी प्रकृति कौन सी होती है, टिकाऊ होती है, इसलिए तो इनको तो आप कभी कभार खरीदते हो। जैसे एयर कंडीशनर, ऐसा तो नहीं ना हर महीने चेंज करोगे या हर साल चेंज कर लोगे, आपने एयर कंडीशनर परचेज किया और आपका 10 साल तक वही का वही आपका एयर कंडीशनर चल रहा है, तो ये तो डेली रूटीन में सेल होते हैं, ये कभी कभार लगा लो, और ये उससे भी कभी कभार के अंदर लगा लो। फिर इन प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग करनी बहुत इजी होती है, इनकी पैकेजिंग करना इनके कंपैरिजन में थोड़ी सी टेढ़ी होती है, और इनकी पैकेजिंग करना तो जरूरी नहीं होती है।
ठीक है, पैकेजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए गए, अब रेफ्रिजरेटर आपको खरीदना है तो पैकेजिंग में तो देख नहीं पाओगे, खोल के देखना पड़ेगा आपको, बहुत अच्छे चेकिंग करनी पड़ेगी। तो इनकी पैकेजिंग करना जरूरी होता है, इसमें पैकेजिंग करना जरूरी होता भी और नहीं भी, बल्कि इसमें पैकेजिंग की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। फिर इन प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बहुत कम प्रयास करने पड़ते हैं कि कहीं भी मिल जाता है। इसके आपको थोड़े से प्रयास होते हैं, पर इसके लिए तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। इनको खरीदने के लिए तो पैसे भी बहुत अच्छे से इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो ये सुविधाजनक, ये शॉपिंग वाले, ये विशेष, डिफरेंस नंबर्स। ठीक है, ये हमारे डिफरेंसेस का टॉपिक था। कि प्रोडक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। पहली जो इंपॉर्टेंस है वो है मार्केटर के लिए, फिर जो इंपॉर्टेंस है वो है कंज्यूमर के लिए, फिर है हमारी सोसाइटी के लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मार्केटियर के लिए हमारे पास प्रोडक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। अरे सिंपल सी बात है, ये बात आपको अपने पहले भी स्टडी की थी। जब भी आप मार्केटिंग कर रहे हो, मार्केटिंग की प्लानिंग कर रहे हो, तो प्रोडक्ट तो हमारा बिल्कुल केंद्र बिंदु है। प्रोडक्ट की खास बात को देखकर, प्रोडक्ट का क्या नेचर है, प्रोडक्ट में क्या क्या क्वालिटी है, उसी को देखकर तो आप सारी की सारी मार्केटिंग की प्लानिंग करते हो। तो मार्केटिंग की जो भी प्लानिंग कर रहे हो, जो भी बातें आप सोच रहे हो फ्यूचर के लिए, उन सब का केंद्र बिंदु क्या है? हमारे पास प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट के बेस पर ही तो आप क्या करते हो, सारी की सारी मार्केटिंग की प्लानिंग करते हो। फिर दूसरी बात है, मार्केटिंग की जो भी अपनी पॉलिसीज बनानी होती है, जो भी अपनी एक्टिविटीज करनी होती है, वो कैसे करते हो? आप प्रोडक्ट को ध्यान में रख के करते हो। तीसरी बात, अगर आपको बाजार में सफलता चाहिए, बाजार में सफलता चाहिए तो आपको प्रोडक्ट की ही ध्यान रखना होगा। तो बाजार में आप देख लो प्रोडक्ट की डिमांड कहां पर है। अगर बाजार में अगर आपको पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का नहीं जा रहा, तो मार्केट में प्रोडक्ट डिमांड आएगी नहीं और आप फेल हो जाओगे। तो आपको देखना है प्रोडक्ट के बारे में, अगर आपको मार्केट में सक्सेस चाहिए। फिर प्रोडक्ट से ही कस्टमर को संतुष्टि का आधार होता है। ये बात आपको पता है कि क्वालिटी अगर अच्छी है, बार बार वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो उनको मतलब सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अदरवाइज आपको प्रोडक्ट अगर आपने ढंग से नहीं बनाया तो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, प्रोडक्ट को खरीदेगा नहीं, तो आप मार्केट में फेल भी हो जाओगे। संतुष्टि का आधार क्या है? प्रोडक्ट है। फिर संस्था की ख्याति में वृद्धि। डेफिनेटली प्रोडक्ट हम अगर अच्छा चल जाता है तो हमारी गुडविल अच्छी होने वाली है। एक इंसान दूसरे इंसान को भी प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। अगर आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा नहीं है तो एक इंसान जो ओरल मौखिक रूप से दूसरे को बताता है, कम्युनिकेशन करता है, वो भी नहीं करेगा। क्योंकि अगर मेरे को प्रोडक्ट पसंद ना आया तो मैं किसी को बताऊंगा भाई प्रोडक्ट खरीद? नहीं। कोई खरीद भी रहा होगा ना, उसको भी कहूंगा कि भाई इस कंपनी का प्रोडक्ट मत खरीदियो। तो डिपेंड करता है आपकी इसके ऊपर भी, गुडविल भी बढ़ती है। फिर बात आती है कि प्रोडक्ट का कस्टमर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। अरे सिंपल सी बात है, कस्टमर को संतुष्टि मिलती है, उनको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, टाइम की भी बचत होती है। तो कस्टमर्स के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट कहीं ना कहीं हैं। तो कस्टमर्स को बहुत सारे बेनिफिट है। कस्टमर जब भी प्रोडक्ट खरीदता है तो उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है। फिर जानकारी में वृद्धि होती है। जैसे कोई भी इंसान मैगी खरीदता है, मैगी के ऊपर सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, कैसे बनाना है, कब बनाना है, कितनी देर तक गैस पे रख के रखना है। तो ये तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हम खरीदते हैं तो कस्टमर के टाइम की बचत होती है। जैसे वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है। अब आप सोच के देखो कि वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव का जमाना ना आता, हम तो सारा दिन घर पे यही काम लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कस्टमर के लिए बहुत बेनिफिट है। फिर कस्टमर को कहीं ना कहीं मानसिक संतुष्टि भी मिलती है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों के पास एप्पल का मोबाइल होता है, पर यूज करने के लिए कम, लोगों को दिखाने के लिए ज्यादा, क्योंकि मानसिक संतुष्टि के लिए। पैसे चाहे जेब में नहीं है फिर भी लाख रुपए का मोबाइल है, क्यों? क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए, इससे मानसिक संतुष्टि मिलती है। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिसका अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कस्टमर्स को भी बहुत सारा बेनिफिट होता है, कस्टमर के लिए भी इंपॉर्टेंस है। फिर बात आती है कि प्रोडक्ट की सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट है, सोसाइटी के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। अरे सिंपल सी बात है, जब आप प्रोडक्ट बनाते हो तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए फैक्ट्री तो लगानी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट अगर पसंद आ गया लोगों को तो लोग प्रोडक्ट की डिमांड और करेंगे, प्रोडक्ट की डिमांड और होगी तो फैक्ट्रीज और लगेंगी, फैक्ट्रीज और लगेगी तो लोगों के लिए रोजगार पैदा होने वाला है। तो सोसाइटी के लिए तो बहुत बेनिफिट है ही, सोसाइटी के लिए तो इंपॉर्टेंस है ही। अल्टीमेटली सेकेंड जो इंपॉर्टेंस, जीवन स्तर में वृद्धि होती है। जैसे आजकल आपको पता है कि आजकल मोबाइल, नई नई डिजाइन की गाड़ी आने लगी है। तो ऐसी चीजें जब आ रही हैं तो लोगों के जीवन के स्तर में वृद्धि होती है। तो लोग जैसे जैसे यूज करते हैं उनको बहुत अच्छा अच्छा फील होना स्टार्ट होता है, तो लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर इंक्रीज होता है। फिर सेटिस्फेक्शन ऑफ द नीड्स,
सेटिस्फेक्शन ऑफ द नीड्स, लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ठीक है, समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि में सहायक होता है। फिर सामाजिक कल्याण भी होता है, कभी कभी हम कुछ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट भी बना देते हैं जिससे सोसाइटी की प्रॉब्लम भी सोल्व होती है, सोसाइटी की प्रॉब्लम सोल्व होती है, समाज का कल्याण होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई नया टीका बना दिया, मैंने कोई नया इंजेक्शन बना दिया, कोई नई टेक्नोलॉजी का मोबाइल बना दिया, नई मशीन बना दी जिससे ब्लड शुगर चेक करना आसान हो गया। तो कभी कभी जब इस तरह के कोई नए नए प्रोडक्ट आते हैं तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, समाज का कल्याण होता है। जैसे विद्यालय, अस्पताल आदि बनवाने के लिए कुछ भी हमने काम कर दिया तो समाज के कल्याण भी होते हैं। अल्टीमेटली हमने देखा होगा कुछ कंपनी जब प्रोडक्ट सेल करती है तो उस पर लिखी होती है कि ये प्रोडक्ट अगर आप खरीदोगे तो इसका इनकम का 5% गरीब बच्चों की पढ़ाई पे जाता है। तो अल्टीमेटली वो पैसा कहीं ना कहीं गरीब बच्चों की पढ़ाई पे जाता भी होगा, तो समाज का कल्याण भी कहीं ना कहीं होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा प्राइसिंग को लेकर, तो देख लेते हैं। तो प्राइस का टॉपिक वैसे प्राइस डिटर्मिनेशन को लेकर है, तो हम प्राइसिंग के टॉपिक पे डायरेक्ट चल रहे हैं। कहता है कि प्राइस डिटर्मिनेशन या मूल्य का निर्धारण करने से पहले हमको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि प्राइस का मतलब क्या है। प्राइस किसी भी प्रोडक्ट या सेवा का वह मौद्रिक या मॉनिटरी कंसीडरेशन है जो उस प्रोडक्ट या सेवा को प्रदान करने के बदले में हम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप दुकान पे गए, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, बदले में पैसे दिए, दैट इज मॉनिटरी कंसीडरेशन। बस में गए हिसार से लेकर दिल्ली तक, तो आपने बस वाले को जो कंडक्टर को जो किराया दिया आपने 100 रुपए दिए या 150 रुपए दिए सर्विस के बदले में, दैट इज मॉनिटरी कंसीडरेशन, दैट इज प्राइस। तो प्राइस मतलब क्या, जो आप प्रोडक्ट या सर्विस के बदले में जो मॉनिटरी कंसीडरेशन देते हो दैट इज प्राइस। तो प्राइस मार्केटिंग मिक्स के जो 4 फैक्टर होते हैं ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। मार्केटिंग मिक्स के अंदर 4 इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, मैं आपको बता रहा हूं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो ये प्राइस प्रोडक्ट मिक्स का ही एक हिस्सा है, ऐसा लगा लो। तो कहता है कि जो इनकम पैदा करता है, लागत नहीं। इसीलिए प्रत्येक फर्म के लिए उत्पादों, प्रोडक्ट या सर्विसेज के हम क्या कर देते हैं, रेट डिसाइड करने बहुत जरूरी होते हैं। इसके बिना आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का सेल परचेज नहीं कर सकते, आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, प्राइस एक इंपॉर्टेंट, एक ऐसा फैक्टर है जो क्या करता है, इनकम पैदा करता है, लागत नहीं। तो बिना प्राइस फिक्स किए आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल या परचेज नहीं कर सकते हो, इसलिए प्राइसिंग करनी बहुत जरूरी होती है। तो प्राइस को फिक्स करना एक ऐसा काम है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम प्रोडक्ट या सर्विसेज को मौद्रिक रूप में निर्धारित करते हैं। मतलब कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज देने से पहले उसका हम प्राइस फिक्स करते हैं, भाई इसको किस प्राइस पे देना है। तो ये प्रोसेस प्रोडक्ट या सर्विसेज को बाजार में सेल हेतु प्रस्तुत करने से पहले शुरू हो जाती है। मतलब हम मार्केट में प्रोडक्ट या प्राइस उतारें इससे पहले हम ये सोचना या फिक्स करना शुरू कर देते हैं कि इसका क्या प्राइस होगा। तो मूल्य निर्धारण करना, प्राइस फिक्स करना मार्केटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो मैनेजमेंट के द्वारा प्राइसिंग का काम एक ऐसी प्रक्रिया पे ही हम बनाते हैं जिसके ऊपर हमारी सफलता या असफलता निर्भर करेगी। तो मूल्य निर्धारण को, प्राइस फिक्स करने को कीमत निर्धारण भी कहा जाता है। अब बात आती है कि हम प्राइस फिक्स करते क्यों हैं, प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है। अरे सिंपल सी बात है, प्राइस हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको प्रॉफिट मैक्सिमम करना है। क्योंकि अगर आप प्राइस फिक्स नहीं करोगे, आपको क्या लगता है कि प्रॉफिट कमा पाओगे, नहीं। तो प्रॉफिट को कमाने के लिए आपको प्राइस फिक्स करने पड़ेंगे। तो हम देख लेते हैं कि प्रोडक्ट हमारा कितने में रेडी हुआ, कस्टमर को हम कितने में अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट में अब तक कोई और प्रोडक्ट बेचने वाला नहीं है, आपने जो प्रोडक्ट बनाया है सिर्फ उस प्रोडक्ट को सिर्फ आप ही सेल कर रहे हो, तो प्रोडक्ट का प्राइस कुछ ऐसा रख दो कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट कमाने के लिए भी हम प्राइसिंग करते हैं। प्राइसिंग का जो दूसरा टारगेट होता है वो है कंपटीशन। क्योंकि अगर आपके सामने काफी सारी प्रतियोगी संस्थाएं हैं तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट का प्राइस तो फिक्स करना ही होगा, सामने वाले को देख के भी करना होगा। प्रोडक्ट का प्राइस अगर आप ज्यादा रखोगे तो मार्केट में टिक नहीं पाओगे, तो प्राइसिंग आपको देख के फिक्स करना है। अगर आपके कंपटीशन में कोई है ही नहीं तो प्राइस अपनी मर्जी का फिक्स कर लो, तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएंगे। तो कंपटीशन की वजह से भी प्राइसिंग करनी पड़ती है। तीसरी बात, कैश सेल करना। कुछ ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट होता है सिर्फ
कैश सेल करना। तो अगर आप कैश सेल करना चाहते हो तो प्रोडक्ट का प्राइस आप कम भी रख देते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी उधार में सेल ज्यादा जाती है तो आप प्राइस ज्यादा भी रख सकते हो, क्योंकि आपको फिर इंटरेस्ट का भी तो लॉस होता है ना। तो देख लो, तो कुछ मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, कैश और क्रेडिट दोनों प्रकार की सेल करते हैं। तो देख लो, अगर आप कैश सेल कर रहे हो तो प्राइस कम रख लो, अगर आपने क्रेडिट सेल करनी है तो मूल्य ज्यादा। तो ये उद्देश्य तभी सफल होगा जब निर्माता उस वस्तु का एकमात्र विक्रेता हो। अगर आप बेचने वाले एक ही हो तो आप देखकर सेल करना। अगर आप बेचने वाले एक ही हो, आप ही निर्माता हो, आप ही बेच रहे हो उस प्रोडक्ट को, तो प्राइस देकर फिक्स कर लेना। कैश में सेल कर रहे हो तो प्राइस थोड़ा कम रख लेना। उधार में बेच रहे हो तो बोल दो भी प्रोडक्ट तेरे को महंगा पड़ेगा। तो ये तभी सक्सेस होएगा जब आप बेचने वाले एक ही हो। फिर बाजार में मलाई उतारने वाला काम करना, बोले तो स्टीमिंग द मार्केट क्रीम। यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसका उद्देश्य मलाई उतारना है तो इसका अर्थ है कि वस्तु का मूल्य बहुत ऊंचा रखा जाएगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है। यह पॉलिसी तभी सक्सेस हो सकती है जब तक कि बाजार में कोई प्रतिस्पर्धा ना हो। अगर आपको लगता है कि मार्केट में कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है आपके प्रोडक्ट को लेकर, तो आप प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करो, प्राइस अपनी मर्जी का रख दो। तो जब तक प्राइस अपनी मर्जी का चलाओ, जब तक कोई नया कंपटीटर आपके टक्कर में नहीं आ सकता, तब तक आप मलाई उतार चुके होगे, प्रॉफिट आप कमा चुके होगे। ठीक है। फिर है मूल्य स्थिरता बनाना। प्राइसिंग का टारगेट ये भी होता है कि मूल्य स्थिरता बनाना। इसका उद्देश्य तब होता है जब उत्पाद प्रमाणित होता है, बोले तो सर्टिफाइड होता है, और संस्था को क्या होती है, गुडविल प्राप्त होती है। फिर तो ऑर्गेनाइजेशन बढ़ते हुए बाजार मूल्य के साथ साथ अपने उत्पादों के मूल्य के केवल स्थिर रखती है, बल्कि विज्ञापन भी करवाती है ताकि ग्राहक अधिक से अधिक मूल्य न दे पाए। इसलिए बाजार में उत्पाद की पूर्ति कम होने पर भी इन संस्था द्वारा मूल्य को नहीं बढ़ाया जाता, और जो हमारी सडनली प्रॉफिट होते हैं उनको प्राप्त करने की चेष्टा भी नहीं की जाती। तो कभी कभी हमारी गुडविल को बनाए रखने के लिए, मार्केट के अंदर हिस्सा बनाए रखने के लिए, प्रोडक्ट अगर हमारा सर्टिफाइड होता है तो हम बहुत ध्यान से प्रोडक्ट को बेचते हैं, प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट भी कराते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। सप्लाई अगर कम भी है, डिमांड अगर ज्यादा भी हो गई है, तब भी हम प्राइसेस नहीं बढ़ाते हैं। अदरवाइज क्या होता है, प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइसेस कंपनियां बढ़ा देती हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट की प्राइस हम स्टेबल रखना चाहते हैं, तब भी हमको प्राइसिंग करनी बहुत जरूरी होती है। फिर मार्केट पेनिट्रेशन। कुछ संस्थाएं अपना उद्देश्य बाजार में प्रवेश करना समझती हैं, तो इन संस्थाओं द्वारा उत्पाद का मूल्य कम रखा जाता है ताकि वे बाजार हिस्से में वृद्धि कर सके। इसलिए भी प्राइसिंग हमारा करना टारगेट होता है ना। कभी कभी अपना नया प्रोडक्ट बनाया, मार्केट के अंदर उतरना चाहते हो, मार्केट के ऊपर अट्रैक्ट करना चाहते हो, मार्केट में अटैक करना चाहते हो, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपको प्राइसिंग स्टार्टिंग में कम रखनी पड़ेगी। फिर अगर आपने सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाना है, अगर आपका टारगेट है ज्यादा से ज्यादा सेल बढ़ाना, कंपटीशन वालों को टक्कर देना, तो आपको प्राइसिंग कम रखनी पड़ेगी। तो प्राइसेस इस तरह के रखने पड़ेंगे ताकि मैक्सिमम लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो प्राइसिंग का ये भी टारगेट होता है। तो प्राइसिंग के हमने 7 ऑब्जेक्टिव स्टडी कर लिए। प्राइसिंग क्या होती है, प्राइसिंग के क्या 7 ऑब्जेक्टिव्स हैं। आगे है सिग्निफिकेंस नेचर ऑफ प्राइसिंग इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में प्राइसिंग का नेचर या सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है। हेल्पफुल इन द कंपैरिजन। हेल्पफुल इन द कंपैरिजन, तो मूल्य उत्पादों के तुलना अध्ययन में काफी सहायक है। प्राइसेस के बेस पर हम क्या करते हो, एक कस्टमर काफी सारे ब्रांडों के अल्टरनेटिव प्रोडक्ट में से अपनी सुविधा के अनुसार उत्पाद खरीद सकता है। जैसे मान लो साबुन है, 10 प्रकार के साबुन है, एक साबुन है 20 रुपए का, एक है 40। तो प्राइस अगर अलग अलग होंगे तभी तो एक कस्टमर उस प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर पाएगा ना। अदरवाइज तो प्रोडक्ट को नहीं खरीदने वाला, सभी प्रोडक्ट अगर सेम होंगे तो उसको फिर पजल सा हो जाएगा। तो प्रोडक्ट के प्राइसेस हमको अलग अलग रखने पड़ते हैं। फिर जो प्राइसिंग का काम होता है, जो प्राइस होता है, वो हमारा प्रॉफिट को भी निर्धारित करती है। तो अन्य बातें समान रहने पर भी अगर प्रोडक्ट के प्राइसेस में वृद्धि होती है तो लाभों में वृद्धि होती है, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंस जो पोजीशन होती है वो स्ट्रांग होती है। इसका फायदा कस्टमरों को भी पहुंचा सकती है। फिर मूल्य प्रतियोगी हथियार है। ठीक है, मूल्य प्रतियोगी हथियार है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब प्राइस फिक्स करती है तो 2 तत्वों को ध्यान रखती है, 2 बातें ध्यान रखती है। कंपटीशन को देखती है और प्रोडक्ट का जो जीवन है, लाइफ है। अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट मार्केट के अंदर नहीं सेल होने वाला तो आप प्रोडक्ट का प्राइस कम कर देते हो। फिर कंपटीशन को भी देखते हो,
अगर आपके टक्कर में कोई कंपटीशन वाली कंपनी खड़ी है, फर्म खड़ी है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग में प्राइस फिक्स करना पड़ेगा। फिर अगली बात है, मूल्य बाजार अंश को निर्धारित करता है। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट है, प्राइस आपने फिक्स कर लिया, अगर आपने मार्केटिंग के अंदर बढ़ाना है तो आपको देख लो, तो इससे कुल बाजार में संस्था के भाग या अंश को आप बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगर आपने सही प्राइसिंग पॉलिसी बनाई है तो आपके प्रोडक्ट मार्केट पे ज्यादा बिक सकते हैं। फिर प्राइस की वजह से ही आपकी जो सेल्स प्रमोशन होता है ना वो डिपेंड करता है। तो सेल्स प्रमोशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर आपके प्राइसेस ठीक ठाक हैं, सही सही हैं, तो आप सेल्स प्रमोशन कर पाओगे। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट के प्राइसेस आपने ज्यादा रख दिए, आप प्रोडक्ट को सेल ही नहीं कर पाते, सेल को प्रमोट ही नहीं कर पाते, प्रोडक्ट को प्रमोट ही नहीं कर पाते, वहां दिक्कत आती है आपको। किसी के पास जाओगे, प्रोडक्ट ले ले, वो वैसे ही मना कर देगा, तो वहां दिक्कत आती है। फिर सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, अगर आपने प्रोडक्ट का प्राइसिंग फिक्स ही नहीं किया, आपको क्या लगता है प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स कर सकते हो, सेल कर सकते नहीं, तो प्रोडक्ट का सेल करना है तो उस प्रोडक्ट के प्राइस पर निर्भर करता है। तो जिन कंपनीज के प्रोडक्ट के प्राइसेस कम होते हैं उनकी ज्यादा सेल हो जाती है, बजाय कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है, सामने वाले का कम है, हमारा प्रोडक्ट क्यों लेगा वो। 5 केले की रेडी लगा लो, एक केले की रेडी के ऊपर प्राइस है 50 रुपए दर्जन, 7 वाली रेडी के ऊपर प्राइस है 60 रुपए, तो कुछ से खरीदेगा, 50 वाले से खरीदेगा, 60 वाले से क्यों खरीदेगा। तो इसलिए प्राइस के ऊपर हमारी प्रोडक्ट का सेल भी डिपेंड करता है। कुछ अन्य घटक भी होते हैं जो प्राइस को फिक्स करते हैं। प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है, कुछ फैक्टर जैसे वेजेस है, रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट को भी इफेक्ट करता है। ऊंची मजदूरी श्रमिकों को, ऊंची ब्याज दर पूंजी को प्रभावित करती है, तो मूल्य आधारित साधनों को भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो अभी हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं प्रमोशन को लेकर। ठीक है, प्रमोशन, तो मार्केटिंग मिक्स के अंदर हमारे पास 4 टॉपिक आते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो प्रमोशन हमारा 4th एलिमेंट लगा के चलो, दैट इज प्रमोशन। कहते हैं कि प्रमोशन से क्या मतलब है। प्रमोशन से मतलब हमारी जो मार्केटिंग के जो कम्युनिकेशन एक ऐसे माध्यम से है जिसमें हम डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स को प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं और उन्हें टाइम पर प्रोडक्ट के बारे में याद दिलवाकर प्रोडक्ट खरीदने के लिए हम मोटिवेट भी करते हैं। मतलब हम कस्टमर को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी देते हैं और टाइम पर हम उनको प्रोडक्ट के बारे में याद भी दिलाते रहते हैं ताकि वो हमारा प्रोडक्ट खरीद ले। ठीक है, तो इस प्रकार हम मार्केटिंग के जितने भी एफर्ट होते हैं उसके थ्रू हम प्रमोशन के अंतर्गत सारी की सारी एक्टिविटीज लेके चलते हैं। अब प्रमोशन से क्या होगा, जो हमारे प्रेजेंट के जो कस्टमर हैं और जो हमारे पोटेंशियल, हमारे जो भावी कस्टमर हैं, उनको हम निश्चित मूल्य पर प्रोडक्ट को पहली बार खरीदने के लिए या लगातार खरीदने के लिए प्रोडक्ट के सभी उपयोगी, कुछ विशेष प्रकार के उत्पाद के संबंधित उपयोगी अनुपयोगी पहलुओं से परिचित करवाते हैं। मतलब प्रोडक्ट के बारे में क्या खास बात है, प्रोडक्ट के बारे में क्या खास बात नहीं है, प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, ये सारी बातें हम उन लोगों को बताते हैं जो हमारे प्रेजेंट में कस्टमर है या हमारे फ्यूचर में कस्टमर हमारे बन सकते हैं। तो मार्केटर क्या करता है, कुछ खास टारगेट की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, प्रमोशन की एक्टिविटीज करते हैं। हम कस्टमर को क्या देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, प्रोडक्ट खरीदने के लिए राजी करते हैं, उनके माइंड में प्रोडक्ट के बारे में रिपीटेशन एक्टिव करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने एक प्रोडक्ट खरीदा और भूल गए, तो मार्केटिंग करने वाले क्या करते हैं, इस प्रकार की एक्टिविटीज, इस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट या इस प्रकार की टेक्निक्स को फॉलो करते हैं ताकि हमको प्रोडक्ट के बारे में याद आ जाए, हाँ भाई मैंने पहले भी प्रोडक्ट खरीदा था। तो कहीं ना कहीं प्रमोशन के अंदर हम सामने वाले को काफी सारी बातें तो बता ही रहे हैं, इंफॉर्मेशन तो दे ही रहे हैं, प्रोडक्ट में क्या खास बात है, क्या खास बात नहीं है, प्रोडक्ट कैसे यूज होगा, प्रोडक्ट के बारे में काफी सारी चीजों को याद भी दिलवाते हैं, प्रोडक्ट खरीदने के लिए राजी भी करते हैं, इंफॉर्मेशन भी देते हैं, सामने वाला बंदा प्रोडक्ट को दोबारा खरीद ले। ये सारी बातें किसके अंदर आ रही हैं, प्रमोशन के अंदर आ रही हैं। और हमारा एक बार प्रोडक्ट सेल हो जाए तो उसके बाद भी हमारी एक्टिविटीज ये चलती रहती हैं। तो प्रमोशन के अंदर काफी सारी चीजें हैं। अब बात करें कि प्रोडक्ट प्रमोशन की हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्रमोशन कहता है कि प्रमोशन हमारा काफी सारी एक्टिविटीज का ग्रुप है। प्रमोशन हमारा काफी सारी एक्टिविटीज का ग्रुप है, जैसे इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, काफी सारी एक्टिविटीज को लेके चलते हैं। फिर ये कौन करता है, उत्पादक करता है।
जिसमें हम काफी सारी कम्युनिकेशन की प्रोसेसेस हैं, जिसमें हम कस्टमर को इंफॉर्मेशन देते हैं, सारी बातें आती हैं। फिर प्रमोशन हम करते क्यों हैं? प्रमोशन की सबसे खास बात ये होती है कि हम प्रोडक्ट खरीदने के लिए कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट करते हैं, उनको हम प्रोडक्ट खरीदने के लिए मोटिवेट भी करते हैं। फिर प्रमोशन की सबसे खास बात ये भी होती है कि हम प्रोडक्ट से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। प्रोडक्ट के प्राइस में क्या चेंज हुआ है, प्रोडक्ट की प्राइसेस में, क्वालिटीज में, डिस्काउंट के बारे में, सारी इंफॉर्मेशन हम प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को देना चाहते हैं। अगली बात विपणन संचार से संबंधित, कहता है कि प्रमोशन हमारा कम्युनिकेशन, मार्केटिंग कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है, जिसके अंदर अगर हम काफी सारी बातें ऐसे लोगों तक पहुंचाते हैं जो हमारे अभी कस्टमर हैं तो नहीं, पर फ्यूचर में हमारे कस्टमर बन सकते हैं, संभावित उपभोक्ता हो सकते हैं, तो काफी सारी इंफॉर्मेशन हम उन तक पहुंचाते हैं। फिर अगर हम बात करें कि प्रमोशन के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये बात तो आपने देख ही ली। प्रमोशन का जो पहला टारगेट होता है वो ये होता है कि हम कस्टमर तक अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचाना चाहते हैं, ताकि हमारे जो वर्तमान कस्टमर हैं और जो हमारे संभावित कस्टमर हैं उनको हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता लग पाए, प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, प्रोडक्ट की जगह पर, इस प्रोडक्ट की जगह पर एक नया प्रोडक्ट आ चुका है या पुराना प्रोडक्ट चल रहा है या प्रोडक्ट में हमने डिस्काउंट दे दिया है। ये सारी बातें हम कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं इंफॉर्मेशन की फॉर्म में। प्रमोशन का जो सेकंड टारगेट होता है, हम क्या करते हैं, दूसरे लोगों को हम प्रोडक्ट खरीदने के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं, ताकि वो प्रोडक्ट खरीद लें, नई नई छूट का फायदा उठा लें, उनको ये भी पता चल जाए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर हमने क्या चेंज किया है, प्रोडक्ट में डिस्काउंट मिल रहा है, सारी बातें, ताकि वो लोग प्रोडक्ट खरीदने के लिए मोटिवेट हो। इंस्पायर करना, हम उनको बार बार ये याद दिलवाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में याद दिलाते हैं। कभी कभी आपने कोई एक प्रोडक्ट खरीद लिया, आपको प्रोडक्ट के बारे में याद ही नहीं है, आपने 5 साल पहले कोई वॉशिंग मशीन खरीदी थी, उस वॉशिंग मशीन को रेगुलर घर पे यूज तो कर ही रहे हो, पर आपको कंपनी थोड़ी नहीं याद रहती है कि रेगुलर कंपनी की तरफ ही याद रहते होगे। पर जैसे इस वॉशिंग मशीन की कंपनी का सामने एडवर्टाइजमेंट आता होगा तो आपको याद आता होगा कि हाँ, ये वाली मशीन तो मेरे घर पे भी तो है, मेरी मशीन भी तो मेरे घर पे ही है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप थोड़े टाइम के बाद अपने पड़ोसी को भी बोलो कि भाई मैंने 5 साल पहले मशीन खरीदी थी, मेरी तो बहुत अच्छी चल रही है, तू भी भाई इसी कंपनी की ले लियो। तो एडवर्टाइजमेंट करने से क्या हुआ, प्रमोशन करने से क्या हुआ, उसने आपके दिमाग के ऊपर एक छाप छोड़ दी और आपको याद दिला दिया कि भाई आपके घर में प्रोडक्ट है। अब आपके मन में छाप आई, हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम में वो प्रोडक्ट दोबारा खरीदना हो, तो आप उसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने वाले हो। तो अल्टीमेटली हम इंस्पायर करते हैं। फिर प्रमोशन करने का जो मेन टारगेट होता है वो होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करना। हमारे प्रोडक्ट दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट से अलग होते हैं, तो जब भी हम प्रमोशन करते हैं तो कस्टमर के मन में एक प्रेफरेंस पैदा होती है, ब्रांड के प्रति निष्ठा पैदा होती है, आप उस क्वालिटी के बारे में ब्रांड से संतुष्ट होकर उस ब्रांड को ही परचेज करते हो। फिर स्टेबल सेल, जब आप प्रमोशन बार बार करते हो ना तो आपकी सेल रेगुलर बनती रहती है, कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं, प्रोडक्ट को बार बार खरीदते हैं, उनको नई नई टेक्निक के बारे में पता चलता है, प्रोडक्ट को बार बार खरीदते हैं और हमारे नए नए कस्टमर भी जुड़ते रहते हैं। फिर हम उपयोगिता का सृजन करते हैं, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। तो जब भी हम प्रमोशन करते हैं तो प्रमोशन करने से आप उस प्रोडक्ट की खास बात और उसकी उपयोगिता को क्या प्रदर्शित करते हैं, उसके मूल्य में भी वृद्धि होती है। जैसे पहले कोलगेट सिंपल आती थी, फिर कोलगेट एक एक्टिव भी आ गई, तो कोलगेट एक्टिव से क्या हुआ, आपने लोगों को बताना शुरू किया कि भाई ये दांतों की सुरक्षा और चमक दिखाकर हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उपयोगिता भी शो होती है, जिससे लोग प्रोडक्ट को खरीदते हैं। प्रोडक्ट को खरीदना उनके लिए सरल और सुलभ हो जाता है, तो इससे कस्टमर की ना कंपनी की छवि के बारे में, कस्टमर के ब्रांड के प्रति थोड़ी निष्ठा बनी रहती है, इमेज कंपनी की बनी रहती है। तो जब भी हम कोई नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना तो कुछ ना कुछ नया करके दिखाते रहते हैं लोगों के एग्जांपल दे देकर, तो ऐसा भी होता है। फिर प्रमोशन करने से क्या होता है, हम सामने वाले को प्रोडक्ट खरीदने के लिए राजी कर लेते हैं। फिर प्रमोशन करने से हमारी गुडविल में भी इंक्रीज होता है। अब चाहे हम एडवर्टाइजमेंट करें या पर्सनल सेलिंग करें या सेल्स प्रमोशन करें या हमारी पब्लिसिटी हो, इन सारे टेक्निक की हेल्प से अल्टीमेटली एक कंपनी की गुडविल में इंक्रीज होता है। तो ये प्रमोशन के अंदर हमने क्या देखी, हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव। अब अगर मैं बात करूं कि प्रमोशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, आगे जो टॉपिक है वो है हमारा कंपोनेंट्स या मेथड्स ऑफ द प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स के अंदर जो सबसे पहली बात आती है वो हमारी होती है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजिंग भी है, पर्सनल सेलिंग भी है, सेल्स प्रमोशन भी है, पब्लिसिटी भी है, ये सारी की सारी चीजें हमारी आ जाती हैं हमारी प्रमोशन के अंदर।
तो एडवर्टाइजिंग के बारे में आई थिंक आप सब लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है ना। एडवर्टाइजिंग आप किस किस थ्रू दे सकते हो, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, है ना, डाक के द्वारा। इन सारी इंफॉर्मेशन को देकर कंपनी गुडविल अच्छी होती है, डिमांड पैदा होती है, कंपटीशन का सामना कर लेते हो, हमारी ब्रांड की गुडविल बनी रहती है, कस्टमर को सेटिस्फाई करते हो, हमारी उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। तो एडवर्टाइजिंग करना। फिर हमारा दूसरा है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग के अंदर आपको पता ना, आप घर घर जाकर अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हो, डोर टू डोर, पर्सनल सेलिंग। तो पर्सनल सेलिंग का मतलब हम कस्टमर को पर्सनली जाके मिलते हैं, उनके विचारों, भावनाओं, अवधारणाओं से प्रभावित करके उन्हें प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसमें हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, और फेस टू फेस जाकर हम उसको प्रोडक्ट परचेज करने के लिए मना भी लेते हैं, और काफी सारी बातों के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, जैसे प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, प्रोडक्शन क्या वारंटी है, गारंटी है। तो एक सेल्समैन होता है जो कस्टमर से फेस टू फेस होता है, दैट इज पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग के बाद हमारे पास क्या है, सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन के अंदर ऐसा लगा लो कि हम प्रोडक्ट की सजावट, प्रदर्शन, मेले, मुफ्त नमूने, फ्री सैंपल्स, डिस्काउंट, आफ्टर सेल सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफर, कंपटीशन या मूल्य में कटौती, गैर मौसमी छूट, है ना, पुरस्कार, कूपन, प्राइजेस देना, कूपन देना, डिस्काउंट कूपन देना, गिफ्ट वाउचर देना, ये सारी है। तो इससे हम कस्टमर को प्रोडक्ट खरीदने के लिए मोटिवेट करते हैं, ठीक है। और ये जो सेल्स प्रमोशन की जो टेक्निक है, ऐसा नहीं है कि कस्टमर के लिए होती है, ये इंटरमीडिएटर, व्यापारी, औद्योगिक ग्राहकों, उपभोक्ताओं, सभी के लिए होती है। तो सेल्स प्रमोशन की टेक्निक ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्टीमेट कस्टमर्स के लिए होती है, जो बड़े बड़े कस्टमर होते हैं, इंडस्ट्रियल कस्टमर होते हैं, कभी कभी उनके लिए भी छूटें चलाई जाती हैं। पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन के अंदर क्या, ये सेल्स प्रमोशन का इंपॉर्टेंट साधन है। इसका मतलब उन क्रियाओं से है जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगों के साथ, जैसे इंप्लॉइज हैं, वर्कर्स हैं, सप्लायर्स हैं, इन लोगों के साथ हम क्या करते हैं, संपर्क स्थापित करते हैं, अच्छे संबंध स्थापित करते हैं। तो इनके दृष्टिकोण को प्रभावित या परिवर्तित करने का परिवर्तन करती है, ताकि समाज के विभिन्न वर्गों के साथ संस्था के अच्छे संबंध स्थापित हो सके। इसलिए संस्था द्वारा किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं जनसंपर्क विभाग। तो ये लोगों से अलग अलग प्रकार के, अलग अलग कैटेगरी या अलग अलग तरह के लोगों से संपर्क, कम्युनिकेट करते हैं, ताकि हमारा उन लोगों के साथ रिलेशन अच्छा हो जाए। क्योंकि लोगों से जब हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं तो डेफिनेटली हम उनके ऊपर प्रभाव आसानी से बना लेते हैं, और हमको प्रोडक्ट सेल करना बहुत आसानी हो जाती है। फिर पब्लिसिटी। प्रचार किसी कंपनी, फर्म के उत्पादों या सेवाओं के संबंध में विचारों को प्रस्तुत करने का गैर व्यक्तिगत माध्यम है, जिसके लिए कंपनी या फर्म को कोई भुगतान नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप में से 2 या 4 लोग मेरे बारे में कहीं ना कहीं जाके बताना स्टार्ट करें कि वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब मैंने तो आपको पेमेंट नहीं की, तो दैट इज पब्लिसिटी। मेरे को कोलगेट अच्छी लगी, मैंने कोलगेट कंपनी के बारे में, कोलगेट के बारे में पड़ोसी को बताना स्टार्ट किया कि कोलगेट बहुत अच्छी है। कंपनी ने मेरे को पेमेंट तो नहीं की ना कोलगेट का प्रमोशन करने के लिए, बट फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, कोलगेट की ऐसी बट लोगों को बता रहा हूं, तो दैट इज पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी जिस कंपनी की होती है वो कंपनी खुद नहीं कराती है, लोग आपस में करते रहते हैं, किसी बाहर का करा दिया, किसी बंदे के बारे में कोई आर्टिकल न्यूज में छप गया तो वो बंदा फेमस हो गया, तो दैट इज पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी के कभी भी आपको पैसे नहीं पे करने पड़ते। तो पब्लिसिटी आप कभी भी देखना न्यूज़पेपर में आ जाती है, मैगजीन्स में, टेलीविजन में, आदि माध्यम का प्रयोग किया जाती है। तो ये एक ऐसी फॉर्म है जिससे अधिक विश्वसनीयता, लोकप्रियता और मितव्ययी माध्यम है, आपका खर्चा तो होता ही नहीं है। और जब भी पब्लिसिटी होती है ना, तो गुडविल बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि पब्लिसिटी के लिए कोई पैसा पे नहीं करता। तो आपके बारे में मान लो किसी ने किसी दूसरे को जाकर आपकी अच्छाई बातें की, दैट इज पब्लिसिटी। तो आपको तो खुद एफर्ट नहीं करने पड़े। तो पब्लिसिटी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज्यादा लेकर आती है। तो जब भी पब्लिसिटी होती है तो पब्लिसिटी करने से हमारी सेल भी इंक्रीज हो जाती है, और कंपनी की जो गुडविल होती है वो भी बढ़ जाती है। तो पब्लिसिटी अल्टीमेटली कोई पेड पैसा भर के नहीं किया गया है। पब्लिसिटी एक ऐसा माध्यम है जो आपके बारे में आप खुद नहीं करते हो, कोई दूसरा कर रहा है। मान लो मेरी कोलगेट की कंपनी है या मेरी कोई कंपनी है, तो मैं पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूं मान लो, ठीक है, तो किसी ने किसी और को मेरे प्रोडक्ट के बारे में बताया, दैट इज पब्लिसिटी, ठीक है। अब जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रमोशन मिक्स। तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो प्रमोशन मिक्स को इफेक्ट करेंगे। प्रमोशन मिक्स को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पहला टॉपिक।
ठीक है, प्रोडक्ट अभी हमने नया नया बनाया तो उस टाइम हो सकता है कि प्रमोशन मिक्स की हमको अलग टेक्निक यूज करनी पड़े। प्रोडक्ट हमारा मार्केट में चल पड़ा है, 2-4 साल के बाद हो सकता है कि हमारा एडवर्टाइजमेंट से काम चल पड़े। 10 साल के बाद भी हमारा प्रोडक्ट चल रहा है तो हो सकता है कि हमको प्रमोशन की और कोई टेक्निक यूज करनी पड़े। तो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कौन सी स्टेज के ऊपर खड़ा है। तो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग ही हमको क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमको प्रमोशन करना पड़ता है। फिर प्रोडक्ट का टाइप, प्रोडक्ट अगर आपको लगता है कि कभी कभार सेल होता है तो हो सकता है कि आपको बहुत बड़े लेवल पर प्रमोशन करना पड़े। प्रोडक्ट अगर आपको लगता है कि डेली रूटीन में सेल होने वाला है तो हो सकता है कि आपको कुछ अलग तरह का प्रमोशन करना पड़े। कुछ प्रोडक्ट आपके होते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट, कुछ होते हैं स्पेशल प्रोडक्ट, कुछ होते हैं आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, तो आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बार बार नहीं खरीदे जाते, कुछ प्रोडक्ट बहुत महंगे वाले होते हैं, कुछ प्रोडक्ट सस्ते होते हैं। तो आप हर प्रकार के प्रोडक्ट के लिए अलग अलग तरह की प्रमोशन को यूज करने वाले हो। ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं। कहता है कि प्रोडक्ट को उत्पादन केंद्रों मतलब प्रोडक्शन की जगह से कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हम जिन भी मेथड्स का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। तो इसमें उन सभी व्यक्तियों संस्थाओं को शामिल किया जाता है जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से लेकर जो हमारे अल्टीमेट कस्टमर होते हैं उन तक पहुंचाने का काम करती है। इसके अतिरिक्त उत्पादक स्वयं भी अपने प्रतिनिधि सुनकर उत्पादों को बेच सकते हैं। मतलब जिस बंदे ने प्रोडक्शन किया है अगर वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन ले कि मेरे को प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है, कस्टमर तक कैसे बेचना है, तो ऐसा काम भी कर सकते हैं। तो ऐसे माध्यम को हम बोलते हैं व्यापारिक माध्यम। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वस्तु के स्वामित्व हस्तांतरण का एक माध्यम है, मार्ग है, जिसमें उन्हीं संस्थाओं को शामिल किया जाता है जो वस्तुओं के ओनरशिप ट्रांसफर काम में सहयोग प्रदान करती है, जिस तथा बिना कोई चेंज किए वस्तु को हम जो हमारा एंड कस्टमर होता है वहां तक पहुंचाते हैं या जो हमारे औद्योगिक उपयोगकर्ता होते हैं वहां तक पहुंचाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की क्या खास बात है, कहता है कि मध्यस्थों में हम केवल उन्हीं को शामिल करते हैं जो उत्पादों और सेवाओं के स्वामित्व का अंतरण करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। दूसरी बात, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज की वितरण प्रक्रिया में संलग्न व्यक्ति और संस्थाओं के समूह से है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर हम इंटरमीडिएटर प्रोडक्ट के स्वामित्व हस्तांतरण के साथ अनेक और दूसरे कामों को भी पूरा करते हैं। मतलब हमारा प्रोडक्ट तो ट्रांसफर होता ही है, उसकी ओनरशिप तो ट्रांसफर होती है, उसके साथ अलग कुछ और काम भी होते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से हम कुछ ऐसे काम भी करते हैं जिससे मध्यस्थों को परिश्रमी कमीशन भी मिलता है, जबकि फुटकर विक्रेता को लाभ मिलता है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं तो क्या होता है, जो होलसेलर होगा, जो एजेंट होगा, वो क्या करेगा, प्रोडक्ट आगे तक पहुंचाएगा, तो उसको हम कहीं ना कहीं सैलरी कमीशन देते रहते हैं। और जो रिटेलर होगा, रिटेलर क्या करेगा, उसको प्रॉफिट मिलता है। तो अल्टीमेटली जो बीच के लोग हैं उनको प्रॉफिट कहीं ना कहीं, फायदा कहीं ना कहीं होता रहता है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर चैनल के माध्यम से, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के माध्यम से जो प्रोडक्ट और सर्विस होती है ना, उनका फ्लो लगातार बना रहता है। क्योंकि अगर अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है, आपको क्या लगता है सामने वाले के तक आपके प्रोडक्ट के सर्विसेज सेल होती रहेंगी, आपका फ्लो रुक जाएगा। तो फ्लो अगर कंटिन्यू बना के रखना है तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होने चाहिए, इंटरमीडिएटर्स आपके पास होने चाहिए। अब बात आती है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या रोल है। कहता है डिस्ट्रीब्यूशन माध्यम यदि कुशल है, अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छे हैं तो फर्मों का विकास होता है। फिर हम लोगों को टाइम पर प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं, जहां पर भी जरूरत है उसको उसी वक्त पर प्रोडक्ट मिल सकता है। मध्यस्थ बाजार क्षेत्र का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो इंटरमीडिएटर होते हैं ना, हमारे बाजार को बहुत एक्सटेंड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अपना प्रोडक्ट बेच रहा था अभी तो हरियाणा में, पर किसी ने मेरे से उत्तर प्रदेश से डील करनी स्टार्ट की, भाई तेरा प्रोडक्ट वहां पे बेच दे। मैंने कहा बेच दे, तो वहां का बंदा मेरा प्रोडक्ट बेच रहा है, तो वहां का जो बंदा है मेरे लिए क्या हो गया, वो इंटरमीडिएटर हो गया। तो बाजार में भी एक्सपेंशन आती है, हम बहुत सारी जगहों तक पहुंच सकते हैं। कैसे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की हेल्प से। तो मध्यस्थ जो होते हैं उपभोक्ताओं को विक्रय से पहले तथा विक्रय के बाद भी सेवाएं देते हैं। मतलब जो इंटरमीडिएट होते हैं ना, इंटरमीडिएटर्स होते हैं, कस्टमर को सेल के बाद भी सर्विस देते हैं, सेल से पहले भी सर्विस देते हैं। क्योंकि सेल से पहले उसको बताते हैं मार्केट में कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, इस प्रोडक्ट में क्या खास बात है, इस प्रोडक्ट का क्या प्राइस है। अब जब कस्टमर खरीद लेता है तो आफ्टर सेल सर्विस भी तो देते हैं कि प्रोडक्ट को ठीक करके देना है, कुछ चेंज करके देना है। फिर
जो इंटरमीडिएटर होते हैं वो कस्टमर उत्पादों को बाजार तथा उत्पाद से संबंधित काफी सारी इंफॉर्मेशन भी देते हैं। जो इंटरमीडिएटर होते हैं माल बनाने वाले मैन्युफैक्चरर को मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन भी देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन और हमारी पे जो व्यक्तिगत प्रक्रियाएं होती हैं, जो पर्सनल सेलिंग होती है, जैसी क्रियाएं भी करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का जो मेन टारगेट होता है वो क्या होता है? सही प्रोडक्ट को सही मूल्य पर, सही मात्रा में, सही स्थान पर उचित उपभोक्ता को उपलब्ध करवाना। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल परचेज डिसीजन को नियमित करते हैं, मतलब लगातार हमारी सेल बनी रहती है, हमारी कॉस्ट कम रहती है। फिर हम उपभोक्ताओं की इच्छाओं, आवश्यकताओं, अपेक्षाओं आदि को भी भली परख सरकार कर उसको पूरा करते हैं। इससे कस्टमर को क्या होती है? संतुष्टि मिलती है। मतलब कस्टमर की हम जरूरतों को देखकर कस्टमर की जरूरतों को पूरा करते हैं, इससे कस्टमर क्या होते हैं? सेटिस्फाई होते हैं। अब बात आती है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं इसके क्या फंक्शंस हैं। अरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के फंक्शन तो आप समझ ही गए होंगे। कस्टमर्स को सेवाएं उपलब्ध करवाना, ओनरशिप ट्रांसफर करना, उनको प्रोडक्ट सही रेट पर, सही जगह पर, सही प्राइस पर अवेलेबल कराना, फिर कस्टमर को संतुष्टि देना। अगर कस्टमर को ठीक प्रोडक्ट सही समय पर सही जगह पर मिल गया तो कस्टमर क्या होने वाला है? सेटिस्फाई होने वाला है। तो उनकी इच्छाओं, आवश्यकताओं और एक्सपेक्टेशन को हम भली भांति समझकर उनकी जरूरतों को हम पूरा करते हैं। फिर कस्टमर को हम ओनरशिप भी तो ट्रांसफर करते हैं ना। पहले प्रोडक्ट हमारा था, प्रोडक्ट अब तेरा हो गया, पहले मालिक मैं था, अब मालिक तू बन गया, तो ओनरशिप ट्रांसफर करने का काम भी करते हैं। फिर कीमत निर्धारण, वितरण माध्यम, बाजार की मांग एवं उत्पाद की कीमतों, प्रतिस्पर्धा की जो स्ट्रेटेजी होती है, जो मूल्य नीतियां होती हैं, उनको जानकारी, उनकी जानकारी व निर्माता उपभोक्ता को प्रदान करते हैं। ठीक है, तो उत्पादों के मूल्य के संबंध में अपने सुझाव भी देते हैं। इस प्रकार वितरण माध्यम जो हमारे पास मैन्युफैक्चर होते हैं और कस्टमर को मूल्य निर्धारण करने में सहायता प्रदान करते हैं। मतलब काफी सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमको पता चलती हैं, हम मैन्युफैक्चर तक पहुंचाते हैं कि कंप्यूटर के क्या क्या पॉलिसीज हैं, उनका क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं, तो उनके अकॉर्डिंग वो लोग प्राइस फिक्स करते हैं और उन प्राइसेस के बारे में हम कस्टमर को भी बता सकते हैं। प्रवर्तन क्रियाओं को पूरा करना, फंक्शन ऑफ द परफॉर्मिंग प्रमोशनल एक्टिविटीज, हम काफी सारी एक्टिविटीज प्रमोशनल टाइप की भी करते हैं, जैसे विज्ञापन है, पर्सनल सेलिंग है ना, सेल्स प्रमोशन है, ये सारे काम भी करते हैं। प्रोडक्ट की सजावट करनी है, ये सारी। फिर सूचना के संचार का काम भी करते हैं। काफी सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की हेल्प से जाती है, जिसकी बारे में कस्टमर को नहीं पता होता। जो इंफॉर्मेशन कस्टमर को चाहिए वो कस्टमर के पास इंफॉर्मेशन चली जाती है, जो इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर को चाहिए वो मैन्युफैक्चरर को चल जाती है। तो हमको हमारे पास काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, जैसे डिमांड, फैशन, कस्टमर का किसमें इंटरेस्ट है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इन लोगों के पास रहती है, आज तक पहुंचती रहती है। फंक्शन ऑफ फाइनेंसिंग, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की हेल्प से हमारा फाइनेंस का काम भी होता है। ठीक है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, कभी कभी एक एडवांस मनी भी दे देते हैं। जैसे होलसेलर क्या करता है, एडवांस पेमेंट कर देता है और फुटकर व्यापारी को उधार दे देता है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंसिंग का फंक्शन भी आता है। यूटिलिटी का क्रिएशन होना, अब प्रोडक्ट पहले एक जगह पे था, प्रोडक्ट दूसरी जगह पे जा रहा है, पहले एक स्थान पे था दूसरे स्थान पे जा रहा है, इससे प्लेस, प्राइस, इन सभी का भी यूटिलाइज होना स्टार्ट हो जाता है। समय का भी, स्थान का भी और ओनरशिप, इन सभी की उपयोगिता का क्रिएशन होता है। फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो माल के वितरण को सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करता है, और वितरण माध्यम एक निर्धारित हो जाए तो फिर सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन संबंधी समस्या भी समाप्त हो जाती है। उपभोक्ताओं से संपर्क में सुविधा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की हेल्प से क्या होता होगा, हमको कस्टमर की डिजायर, नीड्स, प्रॉब्लम, एक्सपेक्टेशन आदि की जानकारी मिल जाती है, जिससे वे प्रोडक्ट या पॉलिसी से रिलेटेड आवश्यक संदेश उपभोक्ताओं को पहुंचा देते हैं कस्टमर तक। तो इन सारी बातों के बेस पे हम कह सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर है और जो कस्टमर है के मध्य एक संबंध स्थापित करता है, क्या, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो ये मूल्य निर्धारण करता है, फाइनेंस का प्रबंध भी करता है, और इंफॉर्मेशन का हम आगे कम्युनिकेशन सारे काम करता है। तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर हमारा बहुत सारी चीजें आ गई। हमारी इंफॉर्मेशन हम प्रोड्यूसर तक भी पहुंचाते हैं, मैन्युफैक्चरर तक भी पहुंचाते हैं, कस्टमर तक भी हमारी इंफॉर्मेशन चाहती है। ठीक है, इसके अलावा प्राइस फिक्स करना है, फाइनेंस का मैनेजमेंट करना है, इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन करना है, तो ये सारे काम भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के अंडर में आ जाते हैं।